बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और ताज़ा ताज़ा नाश्ते के साथ और एक गरम गरम चाय के कप के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई शाहजेब, आज की कैसी आपकी शुरुआत हुई है दिन की? दिन की शुरुआत तो अभी हुई है, अभी होने के बाद पता लगा कि अच्छा, क्योंकि हमारी 2-3 घंटे पहले जाती है ना। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है। अभी आपने शायद डेफिनेटली सुना होगा शेख चिल्ली के बारे में। ज़ाहिर है सूफी भी गुजरे हैं, दरवेश भी उनको लोग कहते हैं, लेकिन बादशाह अकबर के जमाने में बड़ा उनके बारे में था कि भाई बड़ी जेनरॉसिटी थी उनके, बड़े विजडम रखते थे। क्या उनके जहन में जो बातें आती थी, लोग कहते थे भाई वाह। तो एक दफा क्या हुआ, छोटा सा मुख्तसर किस्सा सुनाती हूँ कि उन्होंने जो है एक तबीब के साथ काम किया। कुछ 6 महीने तक वो उनके अंडर जो है जैसे कि एक जूनियर बन के काम करते। 6 महीने बाद उन्होंने अपना खुद का एक जो है वो टिप खोल लिया, यानी कि क्लिनिक खोल लिया। ठीक हो गया। ठीक है, उनके घर में भी पूछा गया भाई कैसे खोलोगे क्लिनिक, कैसे होगा। ये मैंने कहानी सुबह ही सुनी और सुन के मैंने कहा भाई बतानी जरूरी है। तो भाई पता चला, उनकी वालदा ने कहा कैसे खोलोगे। उन्होंने कहा भाई 6 महीने काम किया है हकीम के यहाँ मैंने, तो मैं ये क्लिनिक खोलूंगा भी और चलाऊंगा भी। तो क्या हुआ, एक दिन एक खातून आती है अपने बच्चे की शिकायत लेके, कहती है कि भाई मेरे बच्चे के मुंह में दांत कैसे निकले नहीं निकले, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा भाई मुंह में उंगली डाल के चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। अपने बच्चे के मुंह में जरासीम डालूं, माँ ने कहा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, घर जाके गर्म पानी से हाथ धो और उसके बाद चेक कर लो। वो घर गई, घर जाने के बाद खोलते हुए पानी में उसने अपने हाथ दे दिए। जब हाथ दे दिए तो उसके हाथ जल गए। शौहर ने कहा ये क्या माजरा है, उसने सारा माजरा बताया। जाकर माजरा लेकर वो शेख चिल्ली के पास पहुंची तो उन्होंने उस वक्त अंदाजा किया कि शायद मुझे ये क्लिनिक नहीं खोलना चाहिए था, क्योंकि उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। यानी कि आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि जब तक आपकी किसी चीज में एक्सपर्टीज ना हो, आप किसी के बारे में इतना ना जानते हो, तो आपको मशवरे देने की जरूरत नहीं है। और आप हो सकता है कि आपके मशवरे की वजह से किसी का नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान से दूसरे बंदे को बचाने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस चीज पर आप अबूर हासिल नहीं कर सके अब तक, उस पर आप कोई मशवरा किसी को भी ना दें। नीम हकीम खतरा है जान। आपको जिस बारे में नहीं पता आप मशवरा ना दें। कोविड है, कोरोना है, मजीद और बीमारियां चल रही हैं, आपको नहीं पता कब क्या कैसे कितनी मिकदार में लेना है। अभी तक शाहजेब आप और मैं हमारे वैसे भी लोगों को डॉक्टर बनने का बड़ा शौक होता है, बहुत ही शौक है सब लोग। हमारे गूगल पे लोग सर्च करते हैं कोई 2-4 चीजें और उसके बाद वो समझ जाते हैं कि बस अब हम मशवरा दे सकते हैं। हालांकि जो डॉक्टर्स बेचारे 5-5 साल तक पढ़ते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हम उनको एक साइड पर रखते हैं और हम जो गूगल पे पढ़ के आते हैं समझते हैं बस हमें एक्सपर्टीज हो चुकी है, तो हम किसी को मशवरा दे सकते हैं कि उनको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, उनको क्या टिप्स अपनानी चाहिए, उनको क्या कुछ करना चाहिए। हमें इस बात का बहुत ख्याल करना चाहिए कि हम किसी को ऐसा मशवरा ना दें जिससे उसका कोई नुकसान हो जाए। वाह, जबरदस्त। और इसलिए मेरे आज का प्रोग्राम का आगाज करते हैं कुछ खास मोटी मोटी खबरों के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है हमारा डिस्कशन भी साथ साथ बहुत जरूरी है। पहले जब खबर आपको लेके चले, कबूतर और गुब्बारों के बाद भारत ने जहनी मरीज को भी जासूस करार दे दिया। हम कभी देखते हैं कि भारत कबूतर पर इल्जाम लगा देता है कि भाई ये जासूस है, कभी गुब्बारों पर इल्जाम लगा देता है और उनका शिकार करने में निकल पड़ता है। और अब हम ये देख रहे हैं कि एक और खबर जो आ रही है, जो एक तरह से अफसोसनाक खबर भी है कि हुआ कुछ यूं कि एक जहनी मरीज को भी जासूस करार दे दिया गया है। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल जो हैं, उनके घर के बाहर से एक जहनी मरीज को गिरफ्तार किया गया है। और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जी गिरफ्तार शख्स की हरकतों से ये लगता है कि कोई टेक्नोलॉजी के जरिए उसका दिमाग कंट्रोल किया जा रहा है। ये मग भी एक जासूस है। आप किसी पर भी इल्जाम लगा सकते हैं कि भाई ये जासूस है। सीरियसली बेचारे का क्या कसूर था, मुझे समझ से बाहर है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर आपको समझ ही नहीं आता सिवाय आपको मुस्कुराहट के, और जो आप भी हम श्योर घर पे जब आप देख रहे हैं ज़ुख़्तुर पाकिस्तान तो आप हंसी रहे होंगे इस खबर के ऊपर कि ये क्या खबर हुई। अगर हम आगे चले तो यूरोपीय यूनियन अफगानिस्तान को तकरीबन 56 करोड़ 90 लाख डॉलर इमदाद देने के लिए तैयार हो गया। ये बहुत बड़ी अहम खबर है, बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी वहाँ पर खदशा जाहिर कर रहे थे अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पैदा होने का, और बार बार इस पर आवाज़ बुलंद की जा रही थी। और अब ये एक खबर ये भी सामने आ रही है जिस तरीके से तो यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदे जो हैं थॉमस निकलसन, उन्होंने इसकी यकीन दहानी भी करा दी है। साथ में तालिबान के वक्त की यूरोपीय यूनियन से हमने देखा कि अमेरिका के नुमाइंदों से कतर में मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जो है इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया गया है। शुरका ने अफगान अवाम के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का भी अहद किया है। बिल्कुल, ये वाकई बहुत खास, अहम और बहुत ही अच्छी खबर। तो ये खास खबरें तो हो गई हैं, लेकिन
खास खबर एक और भी है। इस तरीके से हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर खबरें सामने आती हैं। महंगाई में इजाफा हो गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, साथ में हम ये देख रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वो मजबूर हैं, जाहिर बात है अपने जो उनके रोजमर्रा के काम है वो तो उन्होंने करने हैं, लेकिन ये महंगाई मुसलसल लोगों को दबा रही है और लोग इस पर चीख भी उठे हैं, कुछ शिकायत भी कर रहे हैं, कुछ जो है वो अभी भी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। बड़े मिले जुले रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। हाँ हाँ, कहीं तो ऐसा भी रास्ते में कोई मुझे मिली थी खातून, कहने लगी कौन सी महंगाई, कहाँ की महंगाई, किधर है महंगाई, क्यों इस तरह गलत बातें आप लोग कर रहे हैं। तो मैं ना 2 सेकंड तक तुम सकते में रह गई, ये क्या कह रही हैं। लेकिन जहां तक पेट्रोल मसनूआत की बात कर रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत कल तो मतलब जो वो लोग जिन्होंने इस इम्प्लीमेंटेशन से पहले अपनी टंकियां फुल करा ली वो कितने खुश होंगे शाज़ेब। बिल्कुल, लेकिन कराची की शहरी परेशान है, क्योंकि जब मैं निकला कल बाहर और उनसे जानने की कोशिश की कि पेट्रोल अब 12 रुपए फिर बढ़ गया है, तो उनके क्या तासुरात थे, उनका क्या कहना था, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाएं, बिल्कुल। आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ हो या किसी जंग के खदशे की वजह से कीमतें बढ़ी हों या फिर IMF की सख्त शराइत की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ हो या फिर हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से हम ये देखें कि हमारे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, ये तमाम वजूहात तो हम बात कर सकते हैं, ये तो देखी जा रही हैं, इस पर डिस्कशंस भी हो रही हैं, बहस व मुबाहिसा भी हो रहा है। लेकिन एक आम शहरी को, रिक्शा चलाने वाले को, एक बाइक चलाने वाले को और अपनी सवारी चलाने वाले को सिर्फ और सिर्फ ये मालूम है कि जो पेट्रोल वो आज से कुछ अर्सा पहले 100 रुपये में डलवाता था, अब उस 100 रुपये में आधा पेट्रोल भी नहीं आता। शहरियों के क्या तासुरात हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक बार फिर 12 रुपये इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, यानी कि पेट्रोल अब 160 रुपये का हो चुका है। शहरियों का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। आप गरीब आदमी पे रहम करो और बार बार उनसे जो सवाल करते हैं कि गरीब आदमी के लिए आप लोगों ने क्या किया, वो नहीं कह रहे कि सेहत कार्ड दिया उसमें 10 लाख रुपये, तो 10 लाख रुपये सेहत कार्ड में खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए ना। कारोबारी लोग हैं, मोटरसाइकिल पे अब दूध सप्लाई करते हैं, अब अगर पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो हमें अपने भी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है हम अपने जेब से तो नहीं देंगे, तो हमें हुकूमत को कहना चाहिए कि ये पेट्रोलियम हर चीज़ की ज़रूरत है। ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे। हमें वो चोर सही लग रहे थे ये ईमानदार से। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप दूध सप्लाई करते हैं, तो दूध सप्लाई करते तो इसका मतलब फिर आप दूध की कीमत बढ़ा देंगे अगर पेट्रोल महंगा हुआ है? सर अगर ऐसे ही रहा तो फिर हमें सोचना पड़ेगा अपने दूध की रेट बढ़ाने का। हुकूमत तो कह रही है पूरी दुनिया में पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। सर पूरी दुनिया में तो फिर उनकी इनकम भी तो देखो ना, अगर लंदन में 200 रुपये पेट्रोल है तो उनकी 15,000 रुपये खाली मजदूर एक दिन के कमा रहा है। मैं यहाँ पर एक और शख्स को देख रहा हूँ जो यहाँ पर अपनी बाइक घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका भी मेरे ख्याल में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पेट्रोल ख़त्म हो गया आपका? जी जी। कहाँ से आ रहे हैं आप पैदल? मैं चौक पे से मोहम्मद अली जी। ऐसी बाइक घसीटते हुए ला रहे हैं? जी। क्या आप पेट्रोल डलवा के नहीं निकले थे, क्या वजह थी? नहीं डलवा के तो निकला था, लेकिन पता नहीं ये शॉर्ट देते हैं क्या है। एक तो ये शॉर्ट भी कर देते हैं पेट्रोल, और दूसरे ये कहना आजकल हालात जैसे हैं 50-100 रुपये का डलवाना पड़ता है। 50 रुपये क्या आएगा, 160 रुपये तो लीटर है। हो गया जी आज, अब मजबूरी है, क्या करें, काम तो करना पड़ता है ना। 50 रुपये में तो आधा लीटर भी नहीं आता। आधा लीटर के 3-4 पॉइंट आएगा। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि पेट्रोल 160 रुपये हो चुका है, हम मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या लोग वाकई पेट्रोल के बढ़ने से परेशान हैं या उनकी परेशानी में कोई ख़ास ऐसा इजाफा नहीं हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर कुछ लोग कहते हैं दुनिया भर में कीमत बढ़ रही है, तो क्या ज़रूरत है ऐसे बातें करने की, कोई वजह नहीं है जो है परेशान होने की, और ये जो है तो चलता ही रहेगा, कीमतें तो बढ़ती रहेंगी, हमारा गुजारा हो रहा है। ऐसा ही है, गुजारा हो रहा है? गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। लोग जो है इस वक्त इतने परेशान हैं कि सुबह का अगर चूल्हा जले तो दोपहर का नहीं पता, दोपहर को खा ले तो शाम का नहीं पता, ये हालात चल रहे हैं। एक जो मीडियम तबका सबसे ज़्यादा परेशान है, उसको हर तरह से एडजस्ट करना होता है, वो ज़्यादा परेशान है। गरीब आदमी तो बेचारा वो एक टाइम का खा भी लेता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अमीर को तो वो अमीर तर हुआ जा रहा है। तो
तो कहते हैं बड़ी महंगाई हो गई है, आपकी आमदनी में और ख़रीदारी में कोई फ़र्क आया है? बिल्कुल फ़र्क आया है, कितना फ़र्क आया है? तकरीबन 100% फ़र्क आ गया है, कीमतें कितनी बढ़ गई आपके ख्याल में? तकरीबन 60-70%। और आमदनी उतनी इतनी पहले थी? वो इतनी है, पेट्रोल रात को 12 रुपये बढ़ गया। बढ़ गया। तो अब लामाला जो बिस्किट का डब्बा जो 150 रुपये का है वो 170-175 का हो जाएगा। तो आपको कोई एतराज़ है पेट्रोल 160 करने पे? नहीं, एतराज़ तो नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर से महंगाई है। ऊपर से कहाँ से? ये कहते हैं कि जी पीछे से महंगा आ रहा है, मतलब आप कहने का मकसद दुनिया भर में महंगा हो रहा दुनिया भर में महंगा हो रहा है। है? हुकूमत का कोई लेना देना नहीं? ना ना, हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल सही है। अगर इनकी जगह कोई और भी आगे बढ़ जाएगा ना तो महंगाई वो भी कम नहीं कर सकेगा। हम मुस्तकिल देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कल रात को एक बार फिर पेट्रोल बढ़ा 12 रुपये तकरीबन और 160 से भी ऊपर चला गया। क्या आपकी ज़िंदगी में या आपके रोज़मर्रा के जो काम है उसमें कोई फ़र्क पड़ा है? सर 400-500 रुपये का रोज़ का पेट्रोल डलवा देता है हमारा, सही है ना। 25,000 रुपये सैलरी है, फ्यूल कंपनी देती है हमें, लेकिन इसमें भी फिर आउटडोर का काम है हमारा, सही है। फिर उसके बाद लंच का है हमारा, बचते ही क्या है 18-20 हज़ार रुपये बचते हैं। फिर घर में क्या दें, खुद क्या रखें। पेट्रोल में तो अल्लाह की कसम हमारा जीना आराम कर दिया भाई। आपकी 50,000 तनख्वाह, इसमें आप कह रहे हो आपका 7 से 8,000 या 6,000 तक जो है वो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा है। ज़्यादा ही लग जाए। अगर 400 रुपये वैसे भी लगाएं 12,000 रुपये बनते हैं। सैलरी कब, लास्ट टाइम आपकी सैलरी कब बढ़ी? अभी तो फ़िलहाल हमारी फ़िक्स है 25,000 रुपये है जी। आपकी आमदनी में इजाफा नहीं हुआ एक साल? कुछ भी नहीं है। हमारी आमदनी नहीं बढ़ती, जो कीमतें हैं चाहे वो पेट्रोल की हों या वो महंगाई, हम ओवरऑल देखें जो ज़रूरिया अशिया हैं उसके इस्तेमाल की चीज़ें देखें, लेकिन तमाम चीज़ों में इजाफा हो रहा है। अगर किसी चीज़ में इजाफा नहीं हो रहा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की आमदनी है। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। क्या आपकी ब्रेकफास्ट की तमाम चीजें रेडी हो गई हैं? अगर नहीं है और कुछ लवाजमात रह गए हैं तो मैं कहूंगी वो टोस्ट और वो चाय का कप या वो मक्खन या वो जैम पूरा रख लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल ब्रेकफास्ट में आपको कहीं उठने का दिल भी चाहेगा या मौका भी मिलेगा। इतनी जल्दी से ब्रेकफास्ट लोग कैसे तैयार कर लेते हैं? मुझे तो 1-2 घंटे लग जाते हैं सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाने। सुबह सवेरे पाकिस्तान हो और शाहजेब और माया बैठी हो और पॉलिटिकल ब्रेकफास्ट जल्दी बनाना पड़ता है, जल्दी बनाना पड़ता है। इसी नाश्ते के साथ साथ हम आपको एक चक्कर भी लगवाते हैं और लाहौर की खूबसूरती हमने आपको गुज़िश्ता हफ्ते दिखाई भी थी। किस तरीके से डबल डेकर बस पर जब आप 14 फीट पर बैठते हैं तो लाहौर के नज़ारे कितने खूबसूरत लगते हैं। मुगलिया जब आप लाहौर देखते हैं, मॉडल लाहौर देखते हैं, साथ में ब्रिटिश लाहौर देखते हैं, तो वो मनाज़र हम आपको दिखा रहे थे। जो उसका दूसरा हिस्सा है आज वो हम आपको दिखाते हैं। लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। डेली बेसिस पे इस बस पे ट्रैवल करती हैं, रोज़ लोगों के साथ जाती हैं और पूरे लाहौर कैसे आपके टूर्स होते रहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हम डेली बेसिस पे लोगों को टूर्स कराते हैं। डेली बेसिस पे हम इसी तरह से लोगों को लाहौर की इंफॉर्मेशन मालूमात बताते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे आगाज़ में कि बहुत सारे गैर मुल्की भी यहाँ पर आते हैं, इस बस में ट्रैवल करते हैं कि लाहौर उनको देखना होता है, खूबसूरत नज़ारे देखने होते हैं। तमाम जो यहाँ पर इमारतें आती हैं वो भी देखनी है, ओल्ड लाहौर भी देखना है। लेकिन ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर जो पूरी फैमिलीज आई हुई हैं, यहाँ पर एक फैमिली ऐसी है जिनके बारे में मुझे पता लगा है, उनके 14 मेंबर्स हैं जो सब इस बस के अंदर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताइएगा, आज ये पूरा प्लान किया था सैटरडे को सबने मिल के साथ निकलना? हाँ जी बिल्कुल, हमने कोई हफ्ता पहले से किया हुआ है। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको लाहौर जब निकलती हैं साइट सीइंग बस पर? अभी पहली दफा मैं आई हूँ। अच्छा, पहली दफा ट्रैवल कर रही हैं आप? बहुत ख्वाहिश थी कि ये करना है, तो बस फिर सारे मिल के चल पड़े। अभी तक कितना लाहौर देखा है?
तकरीबन देखा हुआ है। तकरीबन देखा हुआ। नहीं, अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा कि आपको हम ये 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इसको, कि हम मॉडर्न लाहौर देखते हैं, उसके बाद हम ब्रिटिश लाहौर, फिर मुगलिया लाहौर दिखाया जाता है। आपको फेवरेट कौन सा लगता है, मुगलिया लाहौर, ब्रिटिश लाहौर या फिर मॉडर्न लाहौर? मुगलिया लाहौर। मुगलिया लाहौर, हाँ जी, सबसे अच्छा लगता है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं सुना आप अभी रिसेंटली यूएस से आई हैं? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप इस बस में पहली दफा ट्रैवल कर रही हैं? जी, पहली दफा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। लाहौर देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा तो क्या प्लान है यहाँ से, जैसे कि हम ओल्ड लाहौर ट्रैवल करने जा रहे हैं, वहाँ पर आज आपने क्या प्लान किया है, क्या खाने हैं, क्या करना है? इनके और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, पीछे इनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो मुझे मुस्तकिल कह रहे हैं कि हमने बात करनी है, तो हम उनसे जब बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। तो ये जो प्लान बना था कि साइट सीइंग बस पे जाना है, तो आजकल के बच्चे जो फुटबॉल खेलते हैं उनको तो सिर्फ फीफा का शौक होता है, घर बैठे PS4 खेलें, क्या करना है लाहौर में बस पे ट्रैवल करके? ऐसा तो नहीं है? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? कैसा लगा आपको अभी तक लाहौर जितना देखा है? मैं लाहौर बहुत देखा हुआ है। बहुत। सबसे ज्यादा अच्छी जगह कौन सी लगती है? बादशाही मस्जिद। बादशाही नहीं, मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान। तो क्या करते हैं जब मीनार पाकिस्तान जाते हैं, बादशाही मस्जिद जाते हैं? देखता हूँ। पता नहीं। हाँ, देखता हूँ। देखते हैं, खाने खाते हैं कि बादशाही मस्जिद के आसपास बड़े खाने मिलते हैं? हाँ, खाना खाता हूँ। की नगरी इस वक्त दाता दरबार पर पहुंच चुके हैं, जहां पर इस वक्त दिखाया जा रहा है। टूरिस्ट गाइड साथ बता भी रही हैं किस वक्त कहां पर मौजूद हैं, उनको गाइड भी कर रही हैं। लेकिन यहां पर जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, तो इनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं, जब साइट सीइंग बस पे ट्रैवल करती हैं, बेसिकली वजह क्या होती है, जो आपका इतना हेक्टिक रूटीन होता है उससे निकलने के लिए? हाँ जी, रूटीन से निकलने के लिए। साथ में बताइएगा रूटीन क्या होता है, कैसे आप कोशिश करती हैं कि आप हर हफ्ते निकल सके साइट सीइंग बस पे? नहीं, हर हफ्ते नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब कोई, जैसे हमारी खाला आई है अमेरिका से, तो उनको लेके जाएं। इस तरह कोई बाहर से आता है उनको लेके जाते हैं। हमने तो देखा हुआ है सारा कुछ। अच्छा, सब कुछ देखा हुआ। लेकिन साथ में बताएं कि जिस तरीके से हम टूरिज्म प्रमोट करते हैं, साइट सीइंग बस पे ट्रैवल करके आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग है। तो हमारे बाएं जानिब आप लोग दाता दरबार के मनाजिर देख रहे थे। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो पहुँचती है, रोज़ाना की बुनियाद पर आती है। तो ये तो हम तमाम नज़ारे आपको दिखा रहे हैं, जो लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। दाता दरबार हम पहुँच चुके हैं। अब तक कितना लाहौर देख लिया आपने? लाहौर में रहता हूँ, मुझको बड़ा शौक़ है लाहौर को देखने का, मैं अक्सर निकलता रहता हूँ। लेकिन इस बस के ऊपर जितनी मालूमात मिलती है छोटे से टाइम के अंदर, ऐसा नहीं होता। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो मालूमात मिलती है, साथ में हम ये भी देखते हैं कि जिस तरीके से हम एक थोड़ी सी हाइट पे होते हैं, तो एक अलग नज़ारा नज़र आता है लाहौर का। डेफिनेटली बहुत प्लेजेंट नज़ारा है अभी तक, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से लाहौर के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी कोशिश कर रहा है कि तमाम जो जगहें हैं उनको प्रमोट किया जा सके, जो गैर मुल्की लोग आते हैं वो भी तमाम जगहें देख सकें। आपको कैसा लग रहा है इस साइट सीइंग बस का जो इनिशिएटिव है? अभी ये मज़ीद रूट्स बढ़ा भी रहे हैं, साथ में और भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी एफर्ट है। आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं कि और बढ़ा भी रहे हैं। लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसके अंदर कल्चर भी है, जिसके अंदर आर्किटेक्चर भी है, और ये हमको बड़ा अच्छा एक्सपोजर देता है पाकिस्तान से बाहर। और मैं तो इस एफर्ट से बड़ा खुश हूँ। पहली बारी हमने ये बस के ऊपर सफ़र किया है, वेरी गुड आइडिया। और सबसे इम्पोर्टेंटली मेरे ख्याल में बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को ये तमाम चीज़ें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। जी बिल्कुल, बच्चों को मेरा ख्याल है 6-7 महीने के बाद इस टूर के ऊपर आना चाहिए, रिफ्रेशर हो जाता है उनके लिए, देखते हैं ख़ास हाइट से, ख़ास एंगल से, और अल्टीमेटली शौक पैदा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से हम लाहौर डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ में जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। बस से उतर चुके हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है इसकी तकरीबन 60 लोगों की कैपेसिटी है। हम ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर आ चुके हैं, तमाम लोग यहाँ पर डिस्पर्स हो चुके हैं और अपना घूम फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, खैरियत। सबसे पहले मुझे अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ राजपूत है और मैं टूरिज़्म ऑफिसर हूँ अभी साइट सीइंग लाहौर बस सर्विस में। ठीक है, जो टूरिज्म ऑफिसर है तो आपसे तो फिर हमने बहुत सारी बातें जाननी है। ज़रा सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, इस साइट सीइंग बस के लिए टिकट किस तरीके से बुक की जा सकती है? आप घर बैठे जो है ऑनलाइन भी टिकट्स बुक कर सकते हैं। हमारे जो है फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, उस पर टेलीफोनिक बुकिंग के नंबर अवेलेबल हैं। आप कॉल करेंगे और हमारे बुकिंग ऑफिस में अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर एंड टूर्स डिटेल आप पूछ के अपनी बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है। और जिस तरीके से हम ये टूर जिक्र कर रहे हैं कि इसमें 4 रूट्स होते हैं, इस पर लोगों को लाया जाता है,
जब ग्रेटर इकबाल पार्क लाया जाता है तो ये तकरीबन जैसे कि हम वहाँ से तकरीबन 2:30 बजे निकले, तो निकलने के बाद कितना ट्रैवल टाइम होता है, यहाँ पे कितना टाइम दिया जाता है लोगों को, उसके बाद वापसी के लिए क्या प्लान होता है? जी, हमारा ये टूर जो अभी आपने शुरू किया हुआ है, ये 2:30 पे इसका डिपार्चर होता है और इसमें जो है टोटल 4 आवर का ये टूर होता है। 2 आवर्स की राइड होती है एंड 2 आवर का स्टे होता है। अभी हमारा स्टे चल रहा है जिसमें लोग जो हैं यहाँ पे शाही किला, बादशाह मस्जिद, ग्रेटर इकबाल पार्क एंड डांसिंग फाउंटेन शो ये एक्सप्लोर करेंगे। और आफ्टर 2 आवर्स जो है जैसे हमारा टाइम मुकम्मल होगा, लोग अपने गिवन टाइम पे वापस आएंगे और बस उनको स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से टूर शुरू हुआ है वहाँ पे उनको वापस लेके ठीक है, यानी कि डांसिंग फाउंटेन्स भी इसमें शामिल हैं। वो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है डांसिंग फाउंटेन्स का भी। साथ में बताएगा कि जितने लोग ट्रैवल करते हैं उसमें बहुत सारे मकामी लोगों के साथ साथ लाहौरियों के साथ साथ बड़े गैर मुल्की लोग भी आते हैं, तो सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं बस के अंदर, सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा जाता है, कैमराज हों, सिक्योरिटी गार्ड्स हों, सब कुछ हो? जी, हमारी जो बस है ये इसमें एक तो हमारे पंजाब पुलिस का एक जवान होता है, उसके अलावा बस के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और देन जो कैमराज है बस के वो 24/7 जो है वो मॉनिटर किए जाते हैं। हमारे ये जब टूर स्टार्ट होता है तो इसको जो है आप ऑनलाइन हमारा जो कंट्रोल रूम है कज़ाफ़ी स्टेडियम में वहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है पूरी बस के ये टूर को। ये तब तक ये मॉनिटर किया जाता है जब तक ये टूर मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कोई और इनिशिएटिव लिया जा रहा है साइट सीइंग बस के साथ या रूट्स बढ़ाए जा रहे हैं? जी, हमारे काफ़ी नए रूट ऐड हुए हैं। जैसे कि जब 2015 में जब ये बस स्टार्ट हुई थी तो हमारे सिर्फ 2 रूट थे, एक ग्रेटर इकबाल पार्क, शाही किला, बादशाह मस्जिद और दूसरा जो था हमारा फूड स्ट्रीट का टूर था। लेकिन अभी हमने जो है इसको एक्सटेंड किया है वाघा बॉर्डर की तरफ, शालीमार गार्डन, गुलाबी बाग की तरफ और दैन दिल्ली गेट, शाही हमाम वजीर खान। लोग वाघा बॉर्डर जाने के बाद वहाँ की सेरेमनी एंजॉय कर सकते हैं पूरी और उसके बाद आप लोगों को वापस लेकर आएंगे? बिल्कुल, हमारा वहाँ पे स्टे होता है बस का। टोटल 4.5 आवर का वो टूर होता है जिसमें 1.5 आवर का स्टे होता है फ्लैग लोडिंग सेरेमनी के लिए। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई। तो ये तौसीफ भाई इस वक्त हमें बता रहे थे कि ये तमाम रूट से बसेस जाती हैं, ट्रैवल करती हैं। ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर हम मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। मैं चाहता भी हूँ कि मैं यहाँ पर जितनी जगहें हैं वो देखूँ, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, फिर इसकी बैक साइड पे वैसे तो ओल्ड लाहौर है और वहाँ पर बड़े खाने भी होते हैं, लेकिन लाहौर की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना बाकी हैं इस टूर में। तो हमने आपको ये टूर्स दिखाए हैं, साइट सीइंग बस दिखाई है, लेकिन आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में आपको लाहौर की और दीगर शहरों की हम सैर कराते रहेंगे। छोटे से वक्फे के बाद पॉलिटिकल ब्रेकफास्ट कर रहा है आपका इंतजार। वी विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। और आप कह रहे होंगे भाई अब तो ये कब शुरू होगा पॉलिटिकल ब्रेकफास्ट? तो शायद फाइनली शुरू करते हैं पॉलिटिकल ब्रेकफास्ट। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी खबरें पॉलिटिकल आ रही हैं जिस पर हमें तज्जिया भी लेना है और सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वेलकम जी अदनान साहब। बिन राब, क्या लगता है जल्द तहरीके अदम एतमाद आने वाली है? आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के MQM और GDA और PMLQ, जब तक वो साथ ना छोड़ें तो हुकूमत के लिए कोई बड़ा ख़तरा तो नहीं है। लेकिन ये कि अभी तक आसार तो नहीं है कि वो छोड़ेंगे और अब ये फेडरल कैबिनेट को भी वसी करने जा रहे हैं और पंजाब की प्रोविंशियल कैबिनेट को भी। तो जो लोग थोड़े बहुत इनसे खिंचे हुए थे उनको भी ये कोशिश कर रहे हैं कि खुश कर सकें और उनको वजारतें दे सकें। जैसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी वजारतें मांग रही है, हो सकता है क्यू लीग को पंजाब में कुछ और वजारतें मिल जाएं। और दूसरी असल जो इस वक्त नजरें हैं वो जमी हुई हैं जहांगीर तरीन ग्रुप पे, कि उनके कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में जो उनके साथी हैं और जो तहरीक इंसाफ के रुकन हैं, क्या वो उनके कहने पे साथ छोड़ देंगे? अब देखिए, वो हुकूमत गिरा तो सकते हैं, हुकूमत बना नहीं सकते। मसलन ये कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो उन तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे, तो अगर वो अपनी वजीर आजम के खिलाफ जो है वोट डालेंगे तो वो नाअहल हो जाएंगे। वोट तो उनका काउंट हो जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन नई हुकूमत बनाने के लिए वो वोट नहीं दे सकेंगे। तो इसका मतलब है फिर असम्बलियाँ टूट जाएंगी और कोई भी हुकूमत नहीं बना सकेगा। तो अब क्या इतना बड़ा कदम कोई उठाने के लिए तैयार होगा? पीपल्स पार्टी चाहेगी कि 1.5 साल पहले ही वो सिंध में अपनी जो बादशाहत है उसको ख़त्म करवा ले, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये नहीं चाहती कि फौरी इलेक्शन हो,
नून लीग चाहती है कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो। तो मेरा ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक पेज पे नहीं है, उनके दरमियान भी खासे इख्तलाफात हैं। फिर कुछ अहम वाक़यात होने जा रहे हैं। 28 फरवरी को वज़ीर आज़म जो हैं रूस जा रहे हैं, वो बहुत अहमियत का दौरा है। कोई भी नहीं चाहेगा रियासती इदारों में से कि ये दौरा जो है वो ख़राब हो। उसमें गैस पाइपलाइन के मंसूबे बहुत अहम जो हैं उनको फाइनल शेप देनी है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बहुत अरसे के बाद रूस जा रहे हैं, जो बहुत ही अहमियत की बात है स्ट्रेटेजी के एतबार से। और फिर ये कि आपने देखा कि अभी जुमे को शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है लाहौर की एक कोर्ट पे, तो वो बहुत अहम वाक़या होगा। फिर उसके बाद जो है 31 मार्च को केपी में इलेक्शंस का दूसरा मरहला हो रहा है और इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी ऐलान कर दिया है कि मई में पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन होंगे 17 ज़िलों में, उन ज़िलों का भी ऐलान कर दिया है। अप्रैल में रमज़ान होगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर पर तो कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं होगी, अलबत्ता एक माहौल बनाया जाएगा, एक फ़ज़ा हुकूमत के ख़िलाफ़ रखी जाएगी, जोड़ तोड़ होता रहेगा, क्या सराइयाँ होती रहेंगी और पीपल्स पार्टी अपना हल्का फुल्का मार्च भी कर लेगी। जी जन अदनान सर, जी अदनान सर, ना सर आपने माशाल्लाह इतनी सारी जो हमारे जहन में सवालात थे वो माशाल्लाह आपने शुरू में ही पॉलिटिकल ब्रेकफास्ट इतना ज़बरदस्त हमारा स्टार्ट हुआ है। तो यूँ कहिए अगर हम सुबह की कप की चाय की कप के साथ ये सवाल करें, जिस तरह आपने जहांगीर तरीन ग्रुप की बात की, अगर वाकई में उन्होंने अपोजिशन का साथ दे दिया तो हुकूमत के लिए इसका मतलब है मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मुश्किलात तो पैदा हो गई हैं क्योंकि अब वो डगमगा तो रहे हैं। कह दिया है कि सारा इख्तियार जो है जहांगीर तरीन को है और वो नून लीग से भी राब्ते करें। तो जब आपका एक बहुत करीबी साथी और अपनी पार्टी से ऐसे लोग जो अगर टूट जाएं तो हुकूमत गिर सकती है, क्योंकि हुकूमत की बहुत वाज़ेह कोई इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं है। अगर 10-15 लोग भी इधर उधर हो जाएं तो हुकूमत गिर सकती है। तो फिर हुकूमत के लिए परेशानी तो शुरू हो जाती है, या तो जहांगीर तरीन जो हैं उनसे इमरान खान के ताल्लुकात में कोई बेहतरी आ जाए। अब मसला जहांगीर तरीन का भी है कि जहांगीर तरीन अगर हुकूमत गिरा दें उन्हें क्या मिलेगा। अब देखना तो ये भी है ना कि सारा फायदा तो फिर नून लीग ले जाएगी। वो इलेक्शन हो, फर्ज करें वो स्वीप कर जाएं, उनकी हुकूमत बन जाए, तो जहांगीर तरीन के हाथ में क्या आएगा। तो वो भी तो सोचेंगे ना कि मेरा फायदा क्या है। अगर उनको कोई फायदा नजर आता होगा तो कदम उठाएंगे। और या फिर ये कि रियासती इदारे चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली आए, खारजा पॉलिसी के एतबार से कुछ मसाइल हैं। लोग समझते हैं कि इमरान खान की वजह से अमेरिका नाराज हो गया है, अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं और अमेरिका जो है उनके कुछ कमेंट्स खुश नहीं है, तो हमारी जो है वो फाइनेंशियल मजबूरियां हैं और हमारी वो माशी जो मामलात हैं पहले की निस्बत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं अमेरिका के नाराज़ होने की वजह से। तो कोई ऐसा शख्स आए जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कुछ बेहतर बना ले ताकि हमारी माशी मुश्किलात कम हो सकें, फाइनेंशियल एड आना शुरू हो जाए। तो ये भी एक कंसर्न्स हैं अभी तो, लेकिन ये कि इनको मटेरियलाइज होने में काफी टाइम लग सकता है। और इमरान खान आप देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, थैंक यू। बड़ी बात बिल्कुल जैसे कि आप तज़किया दे रहे हैं इस मुल्की सियासी हालात पर। अदनान अल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन किया। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बहुत जल्द रूस का दौरा भी करने जा रहे हैं, जो कि बहुत अहम दौरा होगा। तो ये तो सियासी बातें हो गई। साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी खबरें जो हमने प्रोग्राम में शामिल करनी है, आपको बतानी भी हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी हैं, कुछ आपसे बहुत ज़्यादा लिंक भी करती हैं। जब आप रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियां घर में खाते हैं और फील करते हैं कि हम सेहतमंद हो रहे हैं। अच्छा, आपको डॉक्टर्स भी तो कहते हैं ना कि तो सब्जियां खाया करो, आपको न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं ग्रीन्स लो, ग्रीन्स का इंटेक आपको 24 घंटे में ग्रीन इंटेक एक मिकदार में आपके सिस्टम में जाना चाहिए। इतने ग्राम, इतना प्रोटीन, इतना ग्रीन आपके सिस्टम में जाना चाहिए। सब्जियां खाएं, बीमारियां भगाएं, सब्जियां खाएं, वाटर इंटेक बेहतर होगा। आपको पानी नहीं पिया जा रहा तो आप जो है ना वो ग्रीन्स खाएं। आपके वो सैलड्स होती है जिसमें आपके जो है वो आपका खीरा है, आपके सलाद के पत्ते हैं, आपकी कैबेज है और दीगर जो वेजीज हैं जिसमें आपको पानी का इंटेक मिलता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मुझे जो लगता है शाहजेब, आज हम सबसे ये सवाल करेंगे और आपस में डिस्कस ये करेंगे कि जो सब्जी आपके और मेरे सिस्टम में, सब्जियां मिक्स करके हम खाते हैं, ठीक है, गोश्त के साथ सब्जियां खाते हैं, हम सब्जी मिक्स वेजिटेबल खाते हैं, वो हमें अच्छी लगती है, नाश्तों में खाते हैं पराठों के साथ, वाह वाह। लेकिन
क्या हम इस बात का पता है कि सब्जी जो आपकी और मेरे सिस्टम में जा रही है वो उतनी ही हेल्दी है जितना डॉक्टर हमें खाने को कह रहे हैं? क्या सब्जियां जो मार्केट में मिल रही हैं, जो कि आप घर में लेकर आ रहे हैं, वो साफ पानी में काश्त हो रही हैं? ये हमारा आज सवाल भी है और इस पर हम जानते हैं क्योंकि मुख्तलिफ अखबार में ऐसी खबरें रिपोर्ट होती रही हैं कि गंदे पानी में मुल्क भर में हम देखते हैं कि सब्जियां काश्त हो रही हैं और साथ में कराची में भी गंदे पानी से काश्त की जाने वाली सब्जियां खिलाई जा रही हैं। तो इसी मामले पर आज हमने बात करनी है। एक ऐसी जगह से हम अपडेट हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे से और उनसे पूछेंगे कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर किस तरह की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं सब्जियों की काश्त के हवाले से। तो हमें ज्वाइन किया है शराज अहमद ने, 92 न्यूज के नुमाइंदे। शराज, आपको खुशामदीद भी कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। शराज, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या अपडेट दे रहे हैं हमें इस हवाले से? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल शाज़ेब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके मलीर में और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई हमें ख़राब दिखाई दे रही है क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि हरी भरी सब्जियाँ खाएं और सेहत मनाएं, लेकिन जो सूरत हाल हमें यहाँ दिखाई दे रही है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रही है क्योंकि सीवरेज के पानी से जो है यहाँ सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। मलीर से कोरंगी के दरमियान एक बड़ा जो कच्चा इलाका है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में सब्जियां उगाई जा रही हैं, गंदम उगाई जा रही है, मकई उगाई जा रही है और ये बड़ी तादाद में जो ये प्रोडक्शन की जा रही है वो सारा का सारा जो है सीवरेज के पानी से इसकी काश्त की जा रही है क्योंकि इन इलाकों में वैसे ही शहरियों के पास पानी नहीं होता और दूसरा पानी खरीद कर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सूरत में जो यहाँ से गुजरने वाले मलीर नदी है जहाँ से सीवरेज का निज़ाम जो है वो आगे तक मुंतकिल होता है, इस यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स बनाए गए हैं और यहाँ उन चैनल्स के जरिए इन खेतों को आबाद किया जा रहा है। इस वक्त भी हम मलीर के इस इलाके में मौजूद हैं, बिल्कुल करीब है थाने के मेन शाहराहें यहाँ से जो है वो गुजर रही है। हजारों की तादाद में जो है लोग यहाँ से गुजरते हैं लेकिन खुलेआम जो है इन सब्जियों की काश्त हो रही है। तो शिराज, अगर आप दिखा सके प्लीज कि क्या जी बिल्कुल, मेरे सीवरेज का पानी सुनकर मेरे पैरों की जो जमीन निकल गई कि ये गटर लाइन का पानी से जो है वो सब्जियां, अनाज, गंदम उगाया जा रहा है जो लोगों के पेटों में रिस्क के और खाने के जरिए जा रहा है। आप दिखा सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल, हम ये दिखा सकते हैं क्योंकि ये लाइव मनाजिर आप भी देखेंगी तो आप हैरत अंगेज तौर पर जो है आपको हैरत होगी कि मेरे पीछे आप ये देख सकती हैं कि मकई की फुल फ्लैश जो है वो काश्त हुई हुई है। बड़ी तादाद में यहाँ मकई लगी हुई है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद आसिफ आपको दिखा सकते हैं। कुछ ही उससे आगे जाएंगे तो नई खेती बाड़ी के लिए जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बीज लगा दिए गए हैं सब्जियों के, जबकि कुछ ही नीचे जो है हमें यहाँ तुरई के पौधे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जबकि थोड़ा सा आगे अगर हम जाएंगे तो गंदम की जो तैयार फसल है वो यहाँ पर मौजूद है और वो कुछ अरसे में दोबारा जो है वो तैयार हो जाएगी और ये गंदम फिर फ्लोर मिल्स को जाएगा और वहाँ इससे आटा बनेगा। जबकि ये जो मकई है ये मकई आटे के लिए भी इस्तेमाल होती है, जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल होती है। जबकि सब्जियां जो हैं वो ज़ाहिर यहाँ पर काश्त होने के बाद मुकामी मार्केटों में और शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में सप्लाई कर दी जाती हैं, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ये सब्जियां कहाँ उग रही हैं, कैसे उग रही हैं। इस हवाले से कोई भी आगाही है और ना ही कोई कार्रवाई है और इसी वजह से बड़ी सतह पर जो है हम देख रहे हैं कि जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है सब्जियां और दीगर जो इजनास हैं वो उगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। हालांकि सारे डिपार्टमेंट मौजूद हैं लेकिन कार्रवाइयां करने को कोई तैयार नहीं है। कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये देखा नहीं जा रहा कि आप अपने शहरियों को, अपनी आवाम को खिला क्या रहे हैं, उनके घरों में किस किस्म की सब्जियां जा रही हैं। शराज अहमद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मामले पर ज्वाइन भी किया और जिस तरीके से आप आया है हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये वो जगह है जहां से इस गंदे पानी में ये तमाम जो काश्तकारी की जा रही है, ये तमाम सब्जियां आपके घरों में आती हैं और हम वो इस्तेमाल भी करते हैं। बड़ी खबर आपको 92 न्यूज ने सुबह सवेरे पाकिस्तान ने दी है कि इस इलाके में इस तरह कोई चेक एंड बैलेंस के बगैर सूरज के पानी से, गंदे पानी से सब्जियां और अनाज उगाया जा रहा है। ये तो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की। फिर हम जिस तरीके से बात करते हैं अननेचुरल ग्रोथ की और आर्टिफिशियल ग्रोथ की, जो हम आजकल देख रहे हैं, जो सब्जियां हैं बहुत बड़े साइजों में भी नजर आ रही होती हैं, बड़ी अननेचुरल ग्रोथ है, वो स्टेरॉइड्स के थ्रू है या क्या है, इसी मामले पर हमें जानना भी है। ये कितनी हेल्दी हैं सब्जियां, कितनी नुकसानदेह हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर जावेद चावला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। सहर साहिबा, आपको खुशामदीद करेंगे सबसे
सवेरे पाकिस्तान में जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे शराज अहमद ने रिपोर्ट किया है कि जो काश्तकारी की जा रही है वो सीवरेज के गंदे पानी में काश्तकारी की जा रही है। हम तो कहते हैं कि सब्जियां खाएं, बीमारियां भगाएं, लेकिन ये तो बीमारियों का सबब बनेंगी अगर इस किस्म की काश्तकारी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एब्सोल्युटली होगी। जितना डैमेज हमारे पास हो रहा है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसको कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल की और मैं 3 4 5 6 टेक्निक्स की बात करूंगी जिससे हम लोग अपने आप को कंपैरेटिवली सेव कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ हमारे पास ऐसी हाइजीनिक मेजर्स और कुछ न्यूट्रिशनल हैक्स हमारे पास मौजूद हैं जिससे आप ये जो कंटेमिनेंट्स हैं, कंटेमिनेंट से मुराद होता है वो पलीती, जो अनफॉर्चुनेटली ये वैसे मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, जिससे हमारी सॉइल जो है उसको ग्रो किया जा रहा है, जो हमारी जिस सॉइल में हमारी क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है उसको आप कम कर सकते हैं। मैं एक चीज़ की बात करने लगी हूँ। हमारे पास विनेगर में अपने सब्जियों और फलों को धोने की बहुत ज्यादा बात की जाती है। जिस विनेगर में उसको धोने की बात की जाती है जिससे कंटेमिनेंट्स मरते हैं वो 5% विनेगर है। हम वो यूज नहीं करते हैं, हम डाइल्यूटेड विनेगर यूज करते हैं। तो जो लोग विनेगर हैक का यूज कर रहे हैं वो प्लीज उसको मत करें। मैं आपको कंपैरेटिवली बेटर हैक बताती हूँ। बेकिंग सोडा विच इज बायोकेमिकली सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अल्कलाइन होता है नेचर में, उसका 1 टीस्पून लेके आप बड़ा देगचा पकड़ें, जितनी सब्जियां फल आपके उसमें डालें, 20 मिनट्स के लिए उसको इमर्स रखें। 98% ऑफ पेस्टिसाइड्स आपके पास चले जाते हैं। और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है रिसर्च के थ्रू ये भी प्रूव किया गया है कि व्हेन यू कुक योर वेजिटेबल्स, नाउ देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू कुक योर वेजिटेबल्स, डोंट फ्राई देम। और जिस तरह हम पाकिस्तानी तरीके से उनको इतनी देर गालते हैं, सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स उड़ जाते हैं। जब आप अपनी सब्जियों को कुक करते हैं ढक्कन खुला रखें, बूंद बर्बाद कर देते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को, ढक्कन को खुला रखें। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये बात करते हैं क्योंकि ये उनकी डोमेन है कि आपके पास जो इम्प्योरिटीज हैं वो स्टीम में जाके ऊपर जाके उड़ जाती हैं। और 3 चीज़ों से आप थोड़ा खबरदार रहें। एक आपके पास जो कोटिंग एजेंट्स हैं, एक जो राइपनिंग एजेंट्स हैं, और आपके पास पेस्टिसाइड्स हैं। और ये जो गंदगी है इससे भी तो खबरदार रहना तो रहना ही है। आपके पास कोई भी फल और सब्जी जो सीजनल नहीं है उसको आप मत खरीदें, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी जिसमें आपके पास ये ओवरसीज से स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स आते हैं, जो आप ग्रेप्स के ऊपर व्हाइट पाउडर देख रहे होते हैं ना जी, जो आप ग्रेप्स के ऊपर व्हाइट पाउडर देख रहे होते हैं वो उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए होता है। तो इनको वैक्स से कोट किया जाता है, डीपीए से कोट किया जाता है। सर साहिबा, इसी जानिब हम दोबारा आएंगे, लेकिन मुझे जैसे कि मैं एक पॉइंट सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि अगर ग्रोथ ही एक गंदे पानी के अंदर हो रही है और जब वो ग्रो पूरा जो वेजिटेबल है वो उसी में ग्रो कर जाएगा, अगर हम उसको वॉश कर भी लेते हैं जैसे कि आप बता भी रही हैं पूरा प्रोसीजर उसका, आप समझती हैं कि वो तब भी हेल्दी हो सकता है वेजिटेबल जिसकी ग्रोथ ही गंदे पानी में हुई है? अच्छा, बिल्कुल जिम्मेदारी से बात करूंगी और 2 चीजों की बात करूंगी कि एक, जब आपके पास ग्रोथ होती है वो जितने न्यूट्रिएंट्स खास करके टी वेजिटेबल्स में आने चाहिए थे ना वो उसमें नहीं आएंगे। मतलब आपके पास प्लांट जो होते हैं रूटी वेजिटेबल्स, उसमें 3 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपके पास पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। एक तो वो उसमें कम आएंगे, तो जो सब्जी आपको इससे मिल रही है एक तो वो कम न्यूट्रिशियस है और वो कंटेमिनेटेड है। लेकिन अगर आप उन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप खुली स्टीम के साथ उसको यूज करते हैं और उसके साथ अपनी सब्जी और फल को साफ भी करें तो 98% ऑफ द पेस्टिसाइड्स आपके पास मर जाते हैं। हर सब्जी और फल को डेफिनेटली आपने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा में उसमें आपने वॉश करना है। और ये जो आपके पास प्याज और कैबेज जैसी सब्जियां होती है ना, इनकी जो पहली लेयर होती है उसको रिमूव कर दिया करें, ठीक है। और ये जो मस्क मेलन वगैरह भी है, क्योंकि पहली लेयर को रिमूव करके उसके बाद उसको धोया करें, क्योंकि अगर आप नहीं रिमूव करते ना, आप उसको बीच में से काटते हैं तो वो उसके अंदर आ जाते हैं। एक और टेक्निक भी है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। नहीं आप टेक्निक बता रही हैं, ये मैं सब नोट भी कर रही हूँ और आप यकीन करें मैं अपने घर में भी बताने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी विनेगर का स्प्रे होता है। कोई भी सब्जी आती है, कोई भी फ्रूट आता है, विनेगर का स्प्रे हो रहा है। तो अब आज के बाद ये भी मिथ जो है वो खत्म हो जाएगी कि बेकिंग सोडे का 1 चमचा जो है वो पानी में डालने के बाद आप उसको सब्जी जो है उसमें आप उसको जो है सिक्योर कर सकते हैं अगर आपने खानी है। आपने कहा नॉन सीजन, यानी कि जिसका मौसम नहीं है वो सब्जी या वो फल आप ना खरीदें। तीसरा सवाल डॉक्टर साहब मुझे आपसे, दूसरा सवाल जो आपसे मुझे करना है वो ये है कि आम इंसान को, आपने भी कहा शॉकिंग है, जब आप डॉक्टर माहिरे जो है वो एक्सपर्ट होने के बावजूद आप ये कह रही हैं आपके लिए शॉकिंग है, तो आम इंसान के लिए खबर कितनी शॉकिंग होगी। वो जब जाए ठेले पर लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, फ्रूट लेने के लिए, किन चीजों का ख्याल रखे, उसको तो पता ही नहीं है कि किस पानी में उगा हुआ है, किस गंद में उसकी जो है वो उसकी ग्रोथ हुई है। जी डॉक्टर साहबा।
जी, सफाई की टेक्निक्स तो मैंने आपको बता दी है। सबसे पहले चीज के आपने ना ये जो राइपनिंग एजेंट्स होते हैं, अभी जैसे हमारे पास आम का सीजन आने वाला है, हमारे पास दबा के आर्टिफिशियली राइपन्ड आम जो है वो मार्केट में आएगा, जिसमें आपके पास कैल्शियम कार्बाइड होता है, लेड और आर्सेनिक का उसमें आपके पास लोड होता है। तो और जिससे आपके पास केले होते हैं, केले और आम इनके ऊपर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो वाले केले जिसके ऊपर ब्लैक स्पॉट नहीं है, वो वाले केले आर्टिफिशियली राइपन्ड है, वो वाले केले जो है आपने यूज नहीं करने। वो वाला आम जो बिल्कुल ही प्लेन येलो है, और वो वाला आम जिसमें शेड्स ऑफ येलो नहीं है, शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन नहीं है, वो आपके पास आर्टिफिशियली राइपन्ड है, आपने उसको यूज नहीं करना है। आपके पास ये जो मेजॉरिटी ऑफ टॉक्सिन्स होते हैं, दे आर फैट सॉल्युबल, दे आर लिपिड सॉल्युबल। आपने क्या करना है, डेली 1 से 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल का लेकर अपने मुंह में उसको ऐसे रिंस करना है 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। शुरू में आप में ये एबिलिटी नहीं आएगी कि आप उसको 15 मिनट्स के लिए रिंस कर लें। अगर आप थक जाते हैं उसको रिंस करके, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो आपकी थूक सलाइवा के साथ मिक्स होकर मोटा हो जाएगा, ने उसको एटलीस्ट 5-6 मिनट्स करके रोज बढ़ाना है। अब जब आप रोज रात को सोने से पहले अपने मुंह में ये ऑयल पुलिंग से ऑयल को रिंस करेंगे, रात को सोने से पहले जितने भी लिपिड सॉल्युबल यानी फैट सॉल्युबल, ऑयल इज लिपिड इन नेचर, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और आप उसको थूक देंगे और आप अपने मुंह में टॉक्सिन्स लेके नहीं सोएंगे। खास करके मैं ये ऑयल पुलिंग की टेक्निक बहुत प्रैक्टिस करती हूँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने के बाद, शाम के टाइम, रात को सोने से पहले। इसको अपनी रूटीन का आप हिस्सा बनाएं। और एक छोटा सा हैक, अपने वॉशरूम के बेसन में ना थूकिएगा, ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, इसको डस्टबिन में या कहीं और पे थूकिएगा। अब मुझे लगता है मेरी बहन की दोस्त हैं, वो सारी वही बातें आप बता रही हैं जो मेरी कहती हैं कि हम ऑलिव ऑयल से भी हम कहती हैं गागल्स करने के लिए, और वो यही कहती हैं कि उसको बेसन में नहीं, उसको बाहर या तो गार्डन में या गमले में कहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर, आप हमारे साथ मौजूद थी। आपके आना हम सब के लिए बहुत ही मुफीद था, एंड आई एम रियली श्योर वी ऑल विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये थी जनाब बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें थी। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और स्टोरीज आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पाकिस्तान में शाहजेब अहमद और माया खान एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद, हमारे साथ रहिए। और क्योंकि अभी प्रोग्राम की और बहुत सी अहम बातें हैं, आई एम श्योर आप हमारे प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे। और अब जो खबर वो है जिस पर हम गाहे बगाए आपको अपडेट देते भी रहे, उसको सराहते भी रहे और आप लोगों को हकाइक से आगाह भी करते रहे। बिल्कुल, हकाइक आपको बताते भी रहे। एक इनकलाबी कदम जो कि FBR की जानिब से उठाया गया, जिसके बारे में हम ये देख रहे हैं कि सार्फिन को फायदा पहुंच रहा है, मुसलसल फायदा पहुंच रहा है। और FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के तहत दूसरी कुरंदाजी में सार्फिन ने इनामात जीते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने आपको मुलाकात भी करवाई थी एक शख्स से जिन्होंने इनामात जीते थे, और वो हमारे स्टूडियो में आए थे और हमने इस बात की आपके सामने सबूत के साथ पेश किया कि भाई FBR कितना अच्छा काम कर रही है। अगर आप अपने टैक्स पे करते हैं, अपनी पक्की रसीद लेते हैं जाकर और कुरानदाजी में अपना नाम शामिल करते हैं, आपका इनाम और कई इनामात निकलेंगे भी और निकलते रहे हैं। लेकिन इसका फायदा अवाम ने कैसे उठाया? साथ में बड़ी तादाद में जाली रसीदों को खारिज किया गया है, यानी कि जाली रसीदें भी सामने आई हैं। और साथ में FBR के मुताबिक जो फ़रोग के मकाम पर सार्फिन से वसूल किया गया टैक्स है वो सरकारी ख़जाने में जमा कराया जो है वो जा रहा है। साथ में इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया तर्जुमान FBR असद ताहिर साहब ने, उनसे हम बात। असद ताहिर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन साथ में बताइएगा कि कुरंदाजी के जरिए इस बार पहला और दूसरा इनाम किसे मिला है, जरा उनके नाम बता दें पहले। बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का, आपकी इस मॉर्निंग शो की जो पूरी टीम है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ FBR के बिहाफ पे कि आपने हमेशा FBR के इस संगमील मंसूबे और इसके साथ जुड़ी हुई हमारी जो ये मुनफरिद इनामी स्कीम है, इसकी तशहीर के लिए आपने वाकई एक कौमी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस अहम मंसूबे को अपने नाजरीन तक पहुँचाया है। और मैं पिछली दफ़ा जो हमारी पहली कुरानदाजी के विनर थे तनवीर अहमद, उसके साथ आया था। उससे पहले भी मैंने इस तशहीरी मुहिम के ज़रिए इस मुनफरिद मनसूबे के बारे में बड़ी डिटेल में बात की थी। अब 2 दिन पहले 15 फरवरी को हमारी इस मुनफरिद इनामी स्कीम की दूसरी कुरानदाजी FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अंजाम पाई, उसी तरह मीडिया नुमाइंदगान के सामने। और इस दफ़ा हमारे मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर ख़जाना
व महसूलात जनाब शौकत तरीन साहब ख़ुद वहाँ मौजूद थे। और गुज़श्ता कुरानंदाज़ी की तरह इस मरतबा भी जो हमारे बम्पर प्राइज़ विनर हैं मोहम्मद असलम साहब, उनसे बराह रास्त हमने प्रोग्राम के अंदर हमारे एंकर्स ने उनसे बात की, उनको और उनकी फैमिली को 10 लाख रुपए जीतने पे प्रोग्राम के अंदर बराह रास्त मुबारकबाद दी गई। और इस दफ़ा भी उसका ताल्लुक आपके शहर कराची से है। मोहम्मद असलम साहब जिन्होंने 10 लाख का इनाम जीता है, उनका ताल्लुक कराची से। उसके बाद दूसरी पोजीशन पे हमेशा 5 लाख के 2 इनामात होते हैं, तो उनमें से भी 2 में से एक सैयद आसिम अली शाह जो हैं, उनका ताल्लुक भी कराची से। आज सुबह मैंने उनको खुद फ़ोन पे मुबारकबाद दी। और एक मेरे हमनाम है असद नईम चौधरी जो दूसरे इनाम पे 5 लाख जीतने वाले हैं, उनका ताल्लुक लाहौर से है। मैंने उनको भी बराह रास्त फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो भाई ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये जो कोशिश और काविश है, अल्लाह पाक भी इस पे बहुत मदद कर रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है कि लोग अपने टैक्स की अदायगी और अपनी पक्की रसीदों को सीरियसली ले रहे हैं। वाकई में ये बात थोड़ी सी अफसोसनाक भी मुझे लगी कि लोगों ने जो है ना वो फेक रसीदें जमा कराना शुरू कर दी। लेकिन देन अगेन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लास्ट टाइम से लेके अब तक, तो तमाम विनर्स को हम लोगों की तरफ से मुबारकबाद, लेकिन लास्ट टाइम से लेके अब तक कितनी रसीदों में इजाफा हुआ? ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। पहले तो इस सवाल के जवाब से पहले फेक अनवाइसिंग जो है या जो जाली रसीदें हमारे सिस्टम में आई हैं, मैं उस पर वजाहत देना चाहता हूँ। हमारे इस टैक्स आसान ऐप के अंदर जहाँ से आप बतौर सारिफ उस इनवॉइस को वेरीफाई करते हैं, उसके साथ एक और आइकन और ऑप्शन अवेलेबल है रिपोर्ट इनवॉइस का। बेसिकली ये वो जाली रसीदें हैं जो रिटेल पे, पॉइंट ऑफ सेल पे सार्फिन को दी जाती हैं। जो बज़ाहिर उनको ये रसीद दी जाती है, उसको या तो यकसर जाली होती है या उसके ऊपर वो हमारी जो 3 बड़ी निशानियां हैं, QR कोड नहीं होगा, उसके ऊपर हमारा FBR का मोनो नहीं होगा, लोगो नहीं होगा, या उस पर कंप्यूटराइज इनवॉइस नंबर जब नहीं होता। अब सार्फिन को आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए, और मैं दीगर TV चैनल्स पे जा रहा हूँ, हमारी तशहीरी मुहिम जारी है, तो अब सार्फिन को ये पता चल गया है कि पक्की रसीद है कौन सी। तो जैसे ही उनको कोई ऐसी फेक इनवॉइस दी जाती है, वो हमारे उस रिपोर्ट इनवॉइस के ऑप्शन में जाके उस इनवॉइस को रिपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे सिस्टम में एज फेक इनवॉइस रिपोर्ट हो जाती है, जिस पे फिर हमारी जो लोकल रेलेवेंट फील्ड फॉर्मेशन है उस पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाती है। ये तो वजाहत है उस फेक इनवॉइस के ऊपर। जो जनवरी के महीने में 29,000 ऐसी फेक इनवॉइसें हमारे सिस्टम में आईं, और उस पर फिर लोकल हमारे रेलेवेंट दफातर ने हस्बे ज़ाब्ता जो है वो तादीबी कार्रवाई अमल में लाई है। अब आपके सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये 11 दिसंबर को इस मुनफरिद इनामी स्कीम का आगाज़ किया और इसके सिलसिले में तशहीरी मुहिम शुरू की। तो दिसंबर के महीने में पहले माह में कुल 43,000 रसीदें जो हैं वो वेरीफाई हो सकी, वो तस्दीकी अमल से गुजरी, और 7,000 इनवॉइसें जो थी वो रसीदें वेरीफाई ना हो पाई थी। अब उसके मुकाबले में जनवरी के महीने में, जिसकी अब परसों कुरानंदाजी हुई है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 43,000 के मुकाबले में जनवरी के महीने में 1,53,000 इनवॉइसें जो हैं वो वेरीफाई हुई, तस्दीकी अमल से गुजर पाई, और 29,000 वो इनवॉइस या रसीदें थी जो वेरीफाई या तस्दीकी अमल से ना गुजर पाई। तो ये एक एंगल है उसका। दूसरा, उसके साथ मैं आपके नाजरीन को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो पॉइंट ऑफ रिटेल, जो पॉइंट ऑफ सेल के रिटेल आउटलेट्स हैं, जो 3,000 से ज़ायद हमारे साथ मुंसलिक हो चुके हैं, उनके 15,000 के करीब कैश काउंटर से दिसंबर के महीने में कुल 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख रसीदें जो हैं वो जारी की गई, जबकि जनवरी में सिर्फ एक माह के वक्फे में उनमें 4 मिलियन का यानी 40 लाख रसीदों का इजाफा देखने को मिला है, और मजमूई तौर पर मुल्क भर में 37 मिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख वो रसीदें इशू की गई हैं। ये वो मुहिम है और ये वो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन है, ये वो कल्चरल चेंज है जो FBR इस मुल्क में अपने सार्फिन में, अपने ख़रीदारों में इस मुनफरिद इनामी स्कीम और इस संग मील मनसूबा जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का है, इसके ज़रिए वो एक निज़ाम ऐसा शफाफ और ख़ुदकार ला रहा है जिसके अंदर आपको आपके सार्फिन को एंगेज करके एक मुनफरिद सतह की जो है वो कल्चरल और बिहेवियरल
तब्दीली जो है हम ला रहे हैं, जिसके ज़रिए सार्फिन को, ख़रीदारों को हमने एंगेज किया है, उनको एज ए स्टेक होल्डर हमने इसमें मसरूफ़ अमल किया है कि वो अपने पॉइंट ऑफ सेल पे जो वो टैक्स अदा करते हैं ख़रीदारी के वक्त, उस पर पहरा दें और पक्की रसीद का मुतालबा करें, उसको वेरीफाई करें ताकि उनसे वसूल किया गया सेल्स टैक्स जो है वो कौमी खजाने में महफूज और मजबूत अंदाज में यकीन से कितना फ़ायदा पहुंचा है। बिल्कुल देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं, हमारे फैसलाबाद शहर की एक स्वीट शॉप, जिससे एक हमारे सारिफ ने हमारे इसी मुहिम के ज़रिए अवेयर हो के जब मिठाई ख़रीदी तो उसने उनसे पक्की रसीद का मुतालबा किया जो उसको जारी नहीं की गई। तो उसने मेरे से भी रब्ता किया और मैंने फिर उसको गाइड किया कि वो एक इसकी कंप्लेंट मुझे लॉन्च करें और हमारे जो ज़ैली दफ्तर फैसलाबाद में मौजूद है वहाँ भी रब्ता करें, और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, पढ़ा लिखा इंसान है। तो उस पर जब हमने एक्शन लिया हस्ब ज़ाब्ता, तो उसका पता चला कि वो सालाना हमें 50,000 टैक्स देता था, लेकिन जब उस पर एक्शन लिया गया, उसकी मजमूई सेल्स का अहाता किया गया, हमारी टीम ने जाके उसको वेरीफाई किया, तो अब उसने वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पे 50 लाख रुपया जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करवाया है। ये एक छोटा सा मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह ये हमारी जो इश्तिहारी मुहिम है, तशहीरी मुहिम है, और ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, और इसके ऊपर जो आपने भी देखा होगा, मैं खुद देखता हूँ जब मैं ग्रॉसरी करने जाता हूँ या किसी भी बेकरी पे कोई चीज़ लेने जाता हूँ, तो वहाँ मेरे सामने उनको नहीं पता होता कि मैं FBR का तर्जुमान हूँ, लेकिन वो पक्की रसीद का मुतालबा करते नजर आते हैं और वो मजबूर कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल पे खड़े ऑन कैश काउंटर्स पे। इस तरीके से इनामात हैं वो तो चल ही रहे हैं, इनामात तो मिलते ही जा रहे हैं लोगों को। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में और पॉइंट ऑफ सेल्स पर जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से इनामात तकसीम किए जा रहे हैं, इस हवाले से बातचीत की। सत्तार साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया और इस पर बातचीत की। तो ये तो हो गई बातचीत जिस तरीके से हम देख रहे थे कि इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है, और साथ में हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम अल्लाह को याद करते हैं, दुआ करते हैं, उससे मांगते हैं, उसका करम मांगते हैं, उससे रहम की दुआ करते हैं। लेकिन बात तो यह है कि कोई वक्त तो मुकर्रर है नहीं, आप किसी भी वक्त अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, किसी भी वक्त अपने खुदा से मांग सकते हैं और वो आपको अता करता है, और उसी पर हम उनका शुक्र अदा भी करते हैं। साथ में हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल आ रहे होते हैं, जो हम मंजिल पाना चाहते हैं, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जिस तरीके से हम दुआ करते हैं वो तमाम दुआएं भी हमारी कबूल होती चली जाती हैं। बेशक ऐसा, जैसे आपने जिक्र किया शाह से, बहुत सी रातों का जिक्र जो है मुख्तलिफ रवायात में, अहादीस मुबारका में, मुख्तलिफ जो है वो सिलसिलों से हमें सीखने को मिलता है। शब जुमा एक बहुत ख़ास रात जो है वो समझी जाती है अमलियात के भी हवाले से कि आप क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या आपकी तिलावत करना चाहिए। सूरह कहफ का जिक्र किया गया है, अहादीस मुबारका में आया है, रिवायात में सूरह जुमा पढ़ना चाहिए, जुमे के जब बढ़ते हुए लम्हात हैं। साथ में अक्सर दूसरा हमारे घरों में जो रिवायत है, मेरी वालदा शुरू से ही बचपन से सूरह जुमा पढ़ती हैं, सूरह रहमान की अलग पानी होता है, सूरह यासीन की अलग तिलावत हुआ पानी होता है, सूरह कहफ की जो खास तौर से मगरिब की जो अजान होती है जुमेरात की, ता पूरा जो जुमे का वक्त होता है उससे पहले तक सूरह कहफ के बारे में अहकाम है पढ़ना चाहिए, उसकी जो फ़ज़ाइल हैं। और जाहिर है जब कोई रहनुमाई करने के लिए आते हैं वो हमें बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि हम उनके तालिब हैं, परवरदिगार कमी बेशी हमें माफ़ फरमाए और हमारी नियतों को कबूल फरमाए। लेकिन ये रात बड़ी ख़ास है, अल्लाह ने जो है बड़ी बरकत वाली रात बनाई है, और ये जो वक्त बढ़ते हुए जो लम्हात है ना, इसमें हमें जानना और एक बार से याद दहानी कराना बेहद ज़रूरी है कि हम हम किसके दर पे जाके हम इंसान से मांगते हैं। जहां मांगना है वहां नहीं मांगते, जहां दुआ करनी है वहां नहीं करते। हम ये देखते हैं कि क्या नहीं है और हम ये नहीं देखते कि हमारे पास रब है, तो हमें रब से क्यों नहीं मांगते। हमारे साथ आज मेहमान भी शायद से बिल्कुल इसी मामले पर बात करने के लिए ताकि रहनुमाई फरमाएं, इसी हवाले से फजीलतों पर भी और दुआओं पर भी इस शब के हवाले से हमें ज्वाइन किया है शेख हदीस प्रिंसिपल जामिया हजवेरिया दाता दरबार लाहौर अल्लामा बदरुज़्ज़मान ने, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में, और सबसे पहले तो हम आपसे यही रहनुमाई चाहते हैं कि शब जुमा की फजीलतें हैं क्या, और इस शब इबादतों का, दुआओं का सिलसिला जो चलता है, जो लोग करते भी हैं, इसकी रिवायत हमें कहाँ से मिलती है, इस हवाले से बताइएगा, और अहादीस में क्या जिक्र है इसका। फ़ी किताबिल्लाहि कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की जो गिनती है वो 12 है।
ये जो 12 की गिनती है फ़ी किताबिल्लाह से मुराद के लौह के अंदर हमने लिख दिया कि जो कायनात हमने तख्लीक की है उसके अंदर 12 महीने होंगे। बायने ही आगे अगर देखा जाए तो इन महीनों के अंदर जो है वो हफ्ते को क्रिएट किया गया 7 दिन, और 7 दिनों के अंदर जो दिनों का सरदार है वो है जुमातुल मुबारक है। तो ये बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक के अंदर सूरह जुमा नाज़िल फरमा दी। इससे इसकी सिग्निफिकेंस का भी अंदाज़ा होता है। और आप अगली बात देखिए कि जुमा का दिन इतना मुबारक दिन है और जुमा शब जुमा जो है ये दोनों के अंदर इतनी यानी बरक़ात हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिसालत इमाम अलैहि सल्लम में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जुमे के दिन को दीगर इल्हामी जो मज़ाहिब हैं उनको पहले दिया, लेकिन उन्होंने इसे कबूल नहीं किया या इसकी सिग्निफिकेंस को नहीं समझा। जूइश ने सैटरडे को लिया, क्रिश्चियंस ने संडे को ले लिया और फरमाया कि अल्लाह ने तोहफ़ा मेरी उम्मत को अता फरमा दिया कि उन्हें जुमे का दिन जो है वह अता फरमा दिया। और आप देखिए कि हदीस पाक में आता है कि 5 रातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, उनमें ला युरद्दु फ़ीहिन्ना दुआ, इन रातों में दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। ये रिवायत है जी इमाम बैकी की और अब्दुल्लाह इब्न उमर इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं मेरे करीम आका अलैहि सल्लम ने फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआएं कभी रद्द नहीं होती। उसमें लैलतुल जुमा सबसे पहले जिसको कैटेगोरिकली बयान किया गया वो लैलतुल जुमा है। उसके बाद फरमाया रजब की पहली रात जो गुजर चुकी, और फिर निस्फ शाबान की रात, और ईदैन की 2 रातें जिसे ईद उल अज़हा और ईद उल फितर है, जिसे आप चांद रात से मौसूम करते हैं कि इस तरह की अहमियत की हामिल हैं। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने शेर खुदा को फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी हैं, इमाम हाकिम ने नकल किया, फरमाया कि अली मेरा ये जी चाहता है कि मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बताऊं कि जो आप उस पर अमल करें तो आपको भी नफ़ा हो और आपकी जो आपके मुंह से सुनेगा उसको भी इससे ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा। तो आपने फरमाया कि शब जुमा एक ऐसी रात है, अगर आप शब जुमा ऐसा अगर आप उसमें एक हिम्मत करके जाग लें और तीसरे पहर के अंदर आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को जो है वो कबूल फरमा लेगा। तो ये रात इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है। और फिर देखिए शब जुमा और जुमा इन दोनों की सिग्निफिकेंस देखिए, इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया और अब्दुल्लाह इब्न उमर इस हदीस के रावी हैं, क़ाल नबी अलैहि सल्लम मा मिन मुस्लिमिन यमूतु यौमल जुम्मति औ लैलतुल जुम्मति, कोई मुसलमान अगर जुमे को फौत हो जाए या शब जुमा को फौत हो जाए इल्ला वक़ाहुल्लाह फ़ी फितनतिल अज़ाब अज़ाबिल क़ब्र, फितनतिल क़ब्र भी आता है कि अल्लाह ताला उसे क़ब्र के अज़ाब से महफूज फरमा लेता है। आप यहाँ देखिए कि मैं तो कहता हूँ अपने शागिर्दों से भी अपने सामीन से भी कि दुआ करें या अल्लाह आपने मौत देनी है ज़रूर दे, मौत इसमें हक़ है, वो हक़ है, हर एक ने मौत का जायका चखना है, पर दुआ करें या अल्लाह मौत या शब जुमा को आ जाए या जुमा को आ जाए, कम अज़ कम बंदा कब्र के अज़ाब से बच जाता है। हदीस पाक में आता है कि लैलतुल जुमा ग़राउन, कि जुमा की जो रात है वो रोशन है, व यौमुहा अज़हरू, और उसका दिन जो है वो चमकदार है। तो इस दिन की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है, रात की भी बड़ी सिग्निफिकेंस है, दोनों की बड़ी अहमियत है। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से देखिए ना, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम से ये कहा गया कि आप अपने बेटों के लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो फरमाया सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, मैं अनकरीब अपने रब से दुआ करूँगा। वो फसरीन यहाँ फरमाते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए दुआए मग़फ़िरत में ताख़ीर क्यों की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि असल में वो जुमा की शब का इंतज़ार फरमा रहे थे, शब जुमा आ जाए या सहर जुमा आ जाए, दोनों आ जाएँ, ताकि उसमें दुआ करूँ तो दुआ ज़्यादा कबूलियत का बायस बन जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमें ये आज जैसे आज, अच्छा इसमें एक और बड़ा एम्बिग्यूटी और इबहाम पैदा होता है। हम समझते हैं कि जुमे का दिन है तो शायद रात जो है वो जुमा की हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जी ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे अभी फरमाया हमारी एंकर पर्सन फरमा रही थी कि आज जुमेरात है, तो बिल्कुल जब सनसेट होता है, मगरिब का वक्त शुरू होता है, सूरज गुरूब होते ही शब जुमा शुरू हो जाती है और टिल जो है वो सुबह सादिक तक रहती है, फिर जुमे का दिन शुरू हो जाता है। तो तक इस्लामी तकवीम के मुताबिक जो है हमारा जो दिन है वो नमाज मगरिब से गुरूब आफ्ताब से ही शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। और यहाँ एक बात और ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, ये जो रातें हैं अगर इनमें इबादत का अजर कई गुना ज़्यादा है तो उसका वबाल, गुनाह का वबाल भी कई गुना ज़्यादा है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, आप दोनों फरमाते हैं, इस हवाले से इस बात को पेश नज़र रहना चाहिए, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने इन रातों में अगर अजर ज़्यादा बताया है तो इसमें गुनाह की जो है शिद्दत जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर अजर सवाब ज़्यादा होगा तो उसकी शिद्दत भी इतनी ज़्यादा होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको मुझे, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं
साहब की अगर आप सुन सकते हैं तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आपकी बात को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा और साथ साथ ज़रा उधर भी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि हमारे घरों में ज़ाहिर हम सिलसिलों से हैं तो हमारे घरों में ख़ास एहतमाम के साथ सूरह कहफ पढ़ी जाती है, सूरह जुमा पढ़ी जाती है, और उसकी क्या फ़ज़ाइल हैं, किस तरह पढ़ लेनी चाहिए, किस तरह हमें मौका मिले हम इसका जो है वो फ़ायदा इस रात का, इस सुबह का उठा सकें, ज़रा उधर भी रहनुमाई फरमाइएगा। जी हज़रत। मैं यहाँ इमाम दारमी सुनन दारमी से इमाम दारमी की रिवायत लूँगा और रावी हैं सईद खुदरी फरमाते हैं कि कौल नबी अलैहि सल्लम मन क़रा सूरतुल कहफ़ लैलतुल जुमाती, जिसने भी शब जुमा में सूरह कहफ पढ़ी अदा लहू मिन नूरी फ़ीमा बैन व बैन अतीक, उसके और बैतुल्लाह के दरमियान अल्लाह तआला नूर रोशन फरमा देगा। अच्छा, अब आप इसको एलैबोरेट करें कि नूर रोशन होगा तो उससे क्या होगा। देखिए, जब जुल्मत और तारीकी होती है तो इंसान को किसी चीज़ का इम्तियाज़ करने की सलाहियत नहीं होती, वो किसी चीज़ को समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता। लेकिन जब नूर रोशन हो जाता है तो इंसान जो है वो इस चीज़ को गौर करता है, देखता है इस चीज़ को कि नुकसानदेह चीज़ क्या है, फ़ायदामंद चीज़ क्या है, इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला सूरत कहफ पढ़ने से बंदे को ये अजर अता फरमाता है कि उसके और बैतुल्लाह के माबैन नूर रोशन होता है और उसकी हर कदम पर रहनुमाई करता है, उसको गुनाह से महफूज रखता है, उसको तारीकी से महफूज रखता है, उसको मामून अल्लाह ताला फरमा देता है। और रिसालत इमाम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, इमाम बुखारी की हदीस, अब बरा बिन आजिब इसके रावी हैं। रिसालत इमाम अलैहि सलाम के पास एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज़ किया कि जी मैं तिलावत कर रहा था सूरत कहफ की और मेरा घोड़ा साथ बंधा था, तो वो घोड़ा मेरा बिदकने लगा, तो मैं बहुत परेशान हुआ। तो फरमाया सूरत कहफ पढ़ रहे थे, अर्ज़ किया जी मैं सूरत कहफ पढ़ रहा था। फरमाया जब तुम सूरत कहफ पढ़ रहे थे तो अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हो रहे थे, और जहाँ सूरत कहफ पढ़ी जाती है वहाँ तमानियत, वहाँ राहत, वहाँ सुकून और वहाँ सकीना नाजिल होता है। असल में जो फरिश्ते उस तमानियत को, राहत को लेकर नाजिल हो रहे थे, उस जानवर ने फरिश्तों को देखा घोड़े ने तो वो बिदकने लगा। तो फरमाई ये सूरत ऐसी सूरत है कि जब ये मुझ पर नाजिल हुई तो इसकी तकमील के साथ अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्ते भी साथ भेजे। इसकी इतनी अहमियत और बरकत है कि इसकी तकमील के साथ 70,000 फरिश्ते आए। तो आपने फरमाया कि जब बंदा सूरत कहफ पढ़ता है तो उसके कदमों से लेके आसमान तक अल्लाह ताला नूर जो है उसको फैला देता है, और उस नूर को वो पहचानता है और उसको देखता है। और अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया कि अली इस बात को याद रखना कि जो बंदा सूरत कहफ जो है रेगुलरली पढ़ता है शब जुमा को, या जुमा को पढ़ता है जुमा के दिन में और बिफोर मगरिब, तो आपने फरमाया अल्लाह ताला उससे फितना तो दज्जाल से महफूज रखता है, वो दज्जाल की फितने से महफूज हो जाता है। तो ये देखिए ये कितनी बड़ी इसमें बरकत की बात है कि हमें इस बात को समझना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि अल्लाह ताला का कितना करम और एहसान है। और साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, सूरत कहफ के साथ सूरत यासीन की तिलावत करनी चाहिए, सूरत दुखान की तिलावत भी करनी चाहिए। और सूरत यासीन के हवाले से मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि मन क़रा यासीन फ़ी लैलतिल जुमाती, जिस किसी ने शब जुमा को सूरह यासीन तिलावत की तो फरमाया गुफ़िर लहू, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अब कोई इतना मुश्किल टफ जॉब तो नहीं है ना कि शब जुमा आप देखिए मगरिब से शुरू हो जाती है और सुबह तक रहती है, सुबह सादिक तक रहती है। अगर मैं और आप 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट लगते हैं, हम पढ़ ले तो मैं यकीन इसका बहुत अजर और सवाब है। और मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी ये ख्वाहिश है, अटमोस्ट डिज़ायर है मेरी ये, कि मेरे हर उम्मती के दिल के अंदर सूरह यासीन जो है वो महफूज होनी चाहिए, ताकि उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो और उसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ता चला जाए। और जो रात को पढ़ेगा तो उसकी सारी हाजात पूरी होंगी, दिन को पढ़ेगा दिन की हाजात पूरी हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ हमें चाहिए। और मैं एक और हदीस देख रहा था सूरह यासीन के हवाले से, हदीस पाक में आता है जो इमाम बहकी ने इसको नकल किया शुबुल ईमान में, जो सूरह यासीन पढ़ता है उसके सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। अगर मैयत के पास पढ़ें तो उसके लिए मौत आसान कर दी जाती है। अगर रिज़्क में कमी हो तो अल्लाह ताला रिज़्क में फरावानी पैदा फरमा देता है। एंड इफ़ अ वीमेन इज़ गोइंग टू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, अगर कोई खातून प्रोसेस से गुजर रही है अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानी पैदा फरमा देता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये मैसेज है सबके लिए कि सूरह यासीन को अपना वजीफ़ा बना लें, और यही नहीं कि शब जुमा बल्कि कोशिश करके हर वक्त पढ़े। और एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ने से अल्लाह ताला 11 कुरान करीम पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें कहफ के साथ साथ इसका भी जो है वो करना चाहिए। जी बिल्कुल, सूरह यासीन को वजीफा बना लिया जाए। लामा साहब साथ में ये भी फरमाइएगा, दुआ तो हम सब मांगते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं शब जुमा की तो कौन कौन सी ऐसी दुआएं हैं ख़ास तौर पर जिनके फ़ज़ाइल भी साथ में बताइएगा और जो हमें मांगनी चाहिए। मुझे वो हदीस पाक याद आती है, रिसालत इमाम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में पहुँच जाएंगे, जन्नती जन्नत के अंदर पहुँच जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो वो परेशान होंगे, या अल्लाह तेरी जन्नत भी मिल गई
और उसके बाद फिर वो दोबारा मांगेंगे, दीदार इलाही मैसर आ जाएगा, जिसका कुरान ने जिक्र किया कि आँखें खुली आँखों से अपने रब का दीदार करेंगे। अच्छा, वो भी हो जाएगा। फिर सवाल होगा कि मांगो क्या मांगते हो, सवाल करो या जन्नतियों क्या चाहते हो। उस पर वो सब जन्नती परेशान हो जाएंगे, अब हम क्या मांगे। तो हदीस पाक में आता है तब उन्हें उलमा जो वहाँ मौजूद होंगे उन्हें सिखाएंगे जन्नतियों को कि तुम रब से उसकी रज़ा मांगो, रिदवान अकबर मांगो, रिदवान मिनल्लाहि अकबर, कि अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है। तो मैं तो यहाँ ये एडवाइस करूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस शब के अंदर अल्लाह से उसकी रज़ा मांगे। देखिए, जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत से, तकलीफ़ से, हर आजमाइश से, हर दुख से, रंज व अलम से अल्लाह महफूज फरमा लेगा, मामून भी फरमा लेगा, गुनाहों से भी महफूज फरमा लेगा। तो अल्लाह से उसकी रज़ा मांगनी चाहिए, कल को भी मांगनी है। यहाँ मैं सुनन कुबरा की रिवायत ले रहा हूँ, इमाम बहकी की, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। हदीस पाक में आता है मनसल जिसने शब जुमा में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा, फमनसल्ला अलैया सलातन, जिसे एक मरतबा पढ़ दिया, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमा देगा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से तो एक रहमत मैसर आ जाए, दैट इज़ सफिशिएंट। वो पूरी कहते हैं कि हमेशा के लिए काफ़ी है, एक रहमत मैसर आ जाए, वो जाके आपको 10 रहमतें मैसर आएँ, और जितना दुरूद पाक आप कसरत से पढ़ते चले जाइए उतनी रहमतें मैसर आती चली जाएंगी। और हदीस पाक में आता है कि जब आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की 100 हाजात को पूरा फरमा देता है, 100। और फरमाया कि 70 मिन हवाइजिल आखिरा, 70 हाजात आखिरत के अंदर, और फिर फरमाया वसलासीन मिन हवाइज दुनिया, और 30 हाजात अल्लाह दुनिया में पूरी फरमा देता है। तो शब जुमा में अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, एक मरतबा पढ़ने से 100 हाजात पूरी हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं तो अर्ज़ करूँगा कि यहाँ कोशिश की जाए कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाए, और ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी इबादत है। सबसे बड़ी बात ये है कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया। फ़ज़ाइल भी आपने बयान किए, जिस तरीके से दुआओं के हवाले से भी आप बता रहे थे हमें। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया, हमें आपने सबसे सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया और रहनुमाई फरमाई इस अहम शब के हवाले से। बहुत ही खूबसूरत महफिल आपने जिक्र किया, और जहाँ अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र हो जाए वो महफिल, मेरा ख्याल है कोई शक ही नहीं कि कबूल ना हो। और वो वाली बात यह है कि दुरूद पाक का आपने जिक्र किया, हज़रत दुरूद पाक तो मेरे लिए तो ऐसी है, ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आई, दुरूद पाक पढ़ा और वो हल होती चली गई। वाकई में आज के दिन की जितनी भी दुआएं आप करें, जो भी आप तिलावत करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वक्फे के बाद रहेगा हमारे साथ, वी विल बी राइट बैक। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद। आप हमारे साथ बराह रास्त 92 न्यूज़ पे सुबह पाकिस्तान में शाजिया परमाया के साथ इस वक्त अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए लम्हात, जो कि आपने सोशल मीडिया पे हमसे शायद पहले ही हो सकता है देख ली हो, लेकिन वायरल बड़ी शदीद हुई। हर इंसान जो है अपना मौक़िफ़ बयान करता है, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसकी तस्दीक करना भी तो जरूरी है, और हकायक जानना भी बहुत जरूरी है कि पीछे कहानी क्या है, वजह क्या थी। हमने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी निजी अस्पताल की जो बहुत वायरल हो रही थी, और जिसमें हम ये देख रहे थे कि एक शख्स मुबैना तौर पर सेहत कार्ड पर ऑपरेशन का वक्त ना मिलने पर फट पड़ा, और वहाँ पर जो है वो शिकायत भी कर रहा था, वीडियो बना रहा था, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। ये वीडियो बहुत देखी भी जा रही थी, और साथ में वो बता रहा था कि बच्चे को हर्निया की तकलीफ है, उसका ऑपरेशन जो है उसका वक्त नहीं दिया जा रहा, और तकरीबन ये कह रहा था वो वीडियो में कि 2 महीने बाद कर दिया जा रहा है। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर पैसे ले आओ तो आज ही ऑपरेशन कर देंगे, ये उस शख्स का दावा था उस वीडियो में। लेकिन हकायक क्या है, हकीकत क्या है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे आज, और पूरी कोशिश करेंगे कि क्या इनकी प्रॉब्लम जो वाकई है वो सॉल्व हो सकी है, या ऐसा था या नहीं था। निजी जो हॉस्पिटल है उनका इस बारे में क्या कहना है, लेकिन इस पूरे मामले को हमें समझना पड़ेगा, दूसरा मौका भी लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी बारे में जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीईओ पंजाब हेल्थ मैनेजमेंट इनिशिएटिव कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक साहब ने। रज़ाक साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, जिस तरीके से हम वीडियो देख रहे हैं जो वायरल हो रही है, बड़े संगीन इल्जामात इसमें लगाए गए हैं, हकीकत क्या है इसकी? जी शुक्रिया। बेसिकली ये कोल्ड केस था इंक्वाइनल हर्निया का, और अगर डॉक्टर साहब ने उन्हें एग्जामिन किया, उनकी राय थी कि आप 2 हफ्ते तक आ जाएं, कोई इमरजेंसी नहीं है, मे बी कोई इमरजेंसीज और हो जिसको पहले उन्होंने देखना हो,
तो मेरी राय ये है कि अगर कोई ऐसी बात हो और पेशेंट मजबूर करे कि उसका आज ही ऑपरेशन होना है, तो हमारे लाहौर में तकरीबन 100 हॉस्पिटल इम्पैनल है। ये फातिमा मुरील गए थे शादमान में, मैंने इसकी फुल इंक्वायरी की है, कल मैं खुद वहाँ गया था। अच्छा। उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर को मिला, उन्होंने मुझे सारी डिटेल बताई है इस बारे में। एनीवेज, इसके बिल्कुल करीब सरकारी अस्पताल है हमारा सर्विसेज हॉस्पिटल, वहाँ जा सकते हैं। मेयो हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल, किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल किसी एक भी जा सकते हैं अगर पेशेंट चाहे कि मैंने फौरी ऑपरेशन कराना है। तो अभी तो हमारी कोशिश यही है तो कोई पेशेंट की कोई कंप्लेंट हो वो फौरन हमसे रब्ता करे। ऐसा अगर कभी वाकया पे मैं बड़ा ताकि मैं नाज़रीन को बता सकूं, सबसे पहले होनी चाहिए अगर डॉक्टर वो चाह रहे हैं फौरी ऑपरेशन, वो डॉक्टर नहीं उनकी बात मान रहा, तो हर हॉस्पिटल में हमारा एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, उसका नाम है हेल्थ फैसिलिटी ऑफिसर। एक डेस्क बना हुआ है हर हॉस्पिटल में, मोर देन 641 हमारे हॉस्पिटल्स हैं। हर हॉस्पिटल में HFO नुमाइंदा है, उसको मिलते, उसे राब्ता करते, वो सॉल्व करता, बताता कि जी अगर ऐसी बात है आप ये करीबी उधर अस्पताल चल जाएं, हो सकता है इधर कोई इमरजेंसी, कोई ऐसा सीरियस पेशेंट हो जिसको वो देखा जा रहा हो, जगह ना हो उस हॉस्पिटल में। तो इस सिलसिले में हमने वहाँ हर जगह लिख के लगाया हुआ है, एक कंप्लेंट सेल है, हेल्पलाइन पे वो कॉल करें 0800 09 मैं रिपीट करता हूँ, कोई कंप्लेंट हो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करें, इसका नंबर है 0800 09 उसके अलावा एक और हमारी लाइन है लैंडलाइन 24 घंटे की, उसका नंबर है 0429920576। अगर फिर भी उनकी तसल्ली ना हो तो पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कमेटी के भी 2 नंबर हैं फ्रॉम 9 to 5, वो हैं 99333604 और दूसरा है 99333605। और इस नंबर पे जब वो हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं उनको सारे हॉस्पिटल की डिटेल बताई जाती है। जब वो कॉल करेंगे इस टोल फ्री नंबर पे, अच्छा जी आप इधर हैं फातिमा मुरील में, आपके करीब ये हॉस्पिटल है, आप किसी एक अस्पताल से जाके अपना कंसल्ट कर सकती हैं। ये रहनुमाई ये नंबर जो है ना हमारा। डॉक्टर साहब, इस बात को आप कह रहे हैं कि मेक श्योर किया जाता है कि किसी भी हॉस्पिटल में अगर जाया जाता है, चाहे वो निजी अस्पताल है या सरकारी अस्पताल है जहां पर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल हो सकता है, तो वहां पर अगर वो अपने पैसों पे इलाज कराना चाह रहे हैं या सेहत कार्ड पर इलाज कराना चाह रहे हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जी बिल्कुल, सेहत कार्ड से कराएं, फ्री उनका उधर लिखा हुआ है सर्विस, कोई पैसा मरीज को नहीं देना पड़ेगा। हमारे इन अस्पतालों से कॉन्ट्रैक्ट है और टाइमली भी होगा। पब्लिक सेक्टर जी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा जी। और उसके अलावा अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हेल्थ केयर ऑफिसर हर अस्पताल में मौजूद है, क्या हमने सही सुना? हेल्थ फैसिलिटी ऑफिसर HFO, हेल्थ फैसिलिटी ऑफिसर। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अब मुझे बताइएगा कि हेल्थ कार्ड पर, जी सर, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हेल्थ कार्ड पर कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, जरा ये भी साथ साथ क्लियर करते चले जाइए, या क्या लिमिट है, जरा ये भी साथ साथ रहनुमाई करते जाइएगा प्लीज। जी बिल्कुल ठीक है। ये ऑपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम कार्डियोलॉजी जो सबसे एक्सपेंसिव है, ये बाईपास जिसको हम कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी भी कर सकते हैं, कैबेज, इसके अलावा स्टेंट लग सकते हैं, एंजियोप्लास्टी, हर एक की कीमत है। कैबेज जो हमने कहा है 3 लाख रुपए तक है कीमत। एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट के जी, एक स्टेंट है कि 2 है कि 3 है, हर स्टेंट के पैसे हैं। एक स्टेंट के एंटी के 1,80,000 से 1,85,000 तक है, 2 स्टेंट के 2,45,000 हैं, और 3 स्टेंट हो तो 3 लाख हैं। और माशाल्लाह ये बड़े हमारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, हमारे मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, मेयो हॉस्पिटल, ये पब्लिक सेक्टर में भी हो रहे हैं और प्राइवेट में लाइक
हमीरपुर शरीफ हॉस्पिटल में हमारे बहुत ऑपरेशन हो रहे हैं कार्डियोलॉजी के, डॉक्टर हॉस्पिटल में हो रहे हैं। किसी भी अस्पताल जाके ये कार्डियोलॉजी के जो रेट्स हैं वहाँ करा सकते हैं। फिर मोतिया का जो है कैटरेक्ट का, उसका ऑपरेशन हो सकते हैं। इनके अलावा का होता है, एपेंडिसेक्टमी है, हर्निया है, कोलिसिस्टेक्टमी है, ये तमाम ऑपरेशंस जो आपके लिए सब इस कार्ड में मौजूद हैं। राइट, जबरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत ही आपने हमारी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव पब्लिसिटी करने की कोशिश भी करे तो कम से कम आपने आकर काफी क्लियर पिक्चर हम सबके साथ क्लियर पिक्चर भी आ गई। साथ में जिस तरीके से जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं आप उस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना है, कोई परेशानी है, कोई आपको फैसिलिटेट उस तरीके से नहीं कर रहा है, तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 0800-09-009 ये भी एक नंबर है। साथ पीटीसीएल नंबर्स भी हमें आपको बताए हैं। इन तमाम नंबर्स पर आप लोग कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद आप लोग उनसे ये जान सकते हैं कि हमें भाई इस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा फलां हॉस्पिटल में। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई। चाहे तो दूसरे नंबर बताना चाहें तो हम बता भी सकते हैं, लेकिन हमारी टीम ऑब्वियसली आप लोगों को अपडेट भी रखेगी। और साथ साथ वो वाली बात, जो बात गलत है वो गलत है, और अगर कोई कानून है तो वो सबके साथ होना चाहिए और सब पर एक जैसा ही कानून लागू होना चाहिए। ये हमने शुरू से सुना और हमने शुरू से देखा कि इसके बिल्कुल मुतरादिफ जो है लोगों के अमाल रहे। जैसे कि फर्ज करिए अगर काले शीशे अलाउ नहीं होते फिर भी लोग लगाते थे, फैंसी नंबर प्लेट्स अलाउ नहीं होती कायम तौर पे फिर भी लोग लगाते थे, हॉर्न्स लगा देते हैं जो कि ममनुआ है, जिसमें आप फैशन वाले हों या कभी आप पुलिस वाले नहीं हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है, उसके बावजूद आप वो रेड और ब्लू लाइट लगा लेते हैं। और जब आपको रोका जाता है और आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आपके पास परमिट अगर नहीं है, काले शीशों का आपने कराए हैं और साथ में फैंसी नंबर प्लेट है, तो आपको रोका जाता है, तो फिर फोन कॉल्स भी कराई जा रही होती है, आपको नहीं पता कोशिश की जा रही होती है कि भाई इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन इस पर क्रैकडाउन बहुत जरूरी है, जो कि हम देख रहे हैं कि जो भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा अब, और कराची ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है इस पर। खास तौर पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। हमारे जो नुमाइंदे हैं 92 न्यूज के फयाज यूनुस, उनसे मजीद जानते हैं। जी फयाज, अपडेट कीजिए हमें। जी बिल्कुल, कराची पुलिस की जानिब से एक मरतबा फिर मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे और इसके अलावा जो बड़ी गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न्स लगे हुए उन तमाम तर गाड़ियों को रोक रहे हैं, उनके चालान कर रहे हैं। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिनको हम कहते हैं कि लग्जरी गाड़ी में जो सवार अफराद हैं, उनको इससे पहले नहीं रोका जाता था, लेकिन इस मरतबा जो एडिशनल IG कराची की जानिब से कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस बिला तफरीक जो है कार्रवाई करे। इस वक्त मेट्रोपोल पर मौजूद हैं। सुबह से क्या सूरत हाल है? तमाम तर बड़ी गाड़ियों को भी अब रोका जा रहा है। इससे पहले हम देखते थे कि पुलिस छोटी गाड़ियों को ज़्यादा रोकती थी, मोटरसाइकिल वालों को पकड़ती थी हेलमेट पर, बड़ी गाड़ियों को नहीं रोकती थी। ऐसी कोई बात नहीं है। यकीनन हेलमेट तो एक जान बचाने के लिए ज़रूरी है, उसके ऊपर तो स्पेशली कंटिन्यू चलते ही रहेगी। लेकिन ये जो अभी सेफ्टी हेलमेट, अपना टिंटेड ग्लासेस और फैंसी नंबर प्लेट वाला काम जो कार्रवाई है, इसको जब हमने शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी और इनका कंटिन्यू रहेगी जब तक ये रिमूव नहीं हो जाते हैं। अच्छा, लोगों की किस तरीके से आपसे बातचीत है? लोग इस पर कुछ तंग कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लोग भी तावन कर रहे हैं जब उनको पता चल रहा है कि जी हमारा ये काम सही नहीं है, नंबर प्लेट का और टिंटेड ग्लासेस का। और अब तो इसमें अदलिया का भी हुक्म है और इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये इस पर रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस के अफसरान का कहना है कि बिला तफरीक ये कार्रवाई जा रही है। जहां मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोका जा रहा है, वहां लग्जरी गाड़ी में सवार भी अफराद को रोका जा रहा है ताकि उनके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर जो है दीगर कागजात को चेक किया जाए। पुलिस के अफसरान का कहना है कि मुहिम जारी है, चालान किए जा रहे हैं, लोगों को वार्निंग भी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर लोग अपनी गाड़ियों से प्रिंटेड ग्लासेस नहीं हटाएंगे, काले शीशे नहीं हटाएंगे, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसको मजीद तेज़ भी किया जाएगा। जी, जैसा कि फयाज भाई हमारे बता रहे हैं, और कार्रवाई भी की जा रही है, एक्शन भी लिया जा रहा है, रोका भी जा रहा है। जिनके पास परमिट्स नहीं है उनके जो प्रिंटेड शीशे हैं उनको साफ किया जा रहा है। तो ये तो सब चल रहा है, इसलिए आप लोगों को ख्याल करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कानून की खिलाफ वर्जी भी ना किया जाए। जो ट्रैफिक कवानीन है उनको फॉलो किया जाए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से हम अपडेट कर रहे थे। और अब हमें पंजाब का रुख कर कुछ और भी जानना है। बिल्कुल ऐसा ही है, पंजाब की तरफ जैसे कि हम अभी आए सेहत कार्ड की तरफ से, इस तरह एक और बात जो है वो आप लोगों को बताना हमारा फर्ज है कि जो सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि जो पानी है, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में बहने वाला दरिया भी दुनिया का आलूदा तरीन दरिया बन गया है। बिल्कुल, यॉर्क यूनिवर्सिटी की तहकीक से ये पता चला है कि दरिया रावी में
दवाओं के अज्जा की मौजूदगी माहौल और इंसानी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। तहकीक में लाहौर, बोलीविया और एथियोपिया में आबी गुजरगाहों को सबसे आलूदा करार दिया गया है इस तहकीक में जो कि की गई है यूनिवर्सिटी की जानिब से। और माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि दरिया रावी इंसानी और सनती फजले के बायस गंदे नाले में अब तब्दील हो चुका है। वो अब दरिया रावी नहीं रहा है, अब वो एक गंदा नाला बन चुका है। तो इसी मामले पर बात भी हमें करनी है डिटेल में माया। और हमें ज्वाइन किया है इंस्टीट्यूट अर्बनिज्म इस्लामाबाद से डॉक्टर एजाज अहमद ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक वक्त था जब दरिया रावी का जिक्र होता था तो खूबसूरती के चर्चे और उसके मनाज़िर खूबसूरती हमारे ज़हन में आती है, खूबसूरती ही आती है। और अभी भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि दरिया रावी हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है डॉक्टर साहब। इसीलिए शायद आज हम इस हवाले से आपको हमने मदऊ भी किया है और हम इस पर बात भी कर रहे हैं। लेकिन वैसे जो खबर आ रही है, जो पानी है वो अब आलूदा हो चुका है और दुनिया के आलूदा तरीन पानी में शामिल हो चुका है। ये कितना नुकसानदेह है जी डॉक्टर साहब? जी देखें, ये तो एक फैक्ट है। 1960 में जब वाटर ट्रीटी हुई थी और इंडिया को 3 दरिया हमने दिए थे, उसके बाद ही पानी जो है वो तकरीबन 10% रह गया था उसका पानी जो है। तो उस हवाले से अगर हम देखें, पहले यहाँ पे मछलियों के शिकार होते थे, पानी की जो आलूदगी का वो जो है लेवल नहीं था। लेकिन अगर हम आप देखें, जिस तरह आपने पहले बताया कि अर्बन जो शहरी जो इलाके हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका जो सारा का सारा सीवरेज का जो पानी है वो इस दरिया में जा रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। लाहौर के तकरीबन तीनों अतराफ में जो है वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप हुई हैं, तो उनका भी जो वो ट्रीटमेंट है, जो एनवायरमेंटल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अनट्रीटेड जो वेस्ट वाटर है वो उसमें शामिल हो रहा है। फिर उसके साथ साथ ज़रूरी जो हमारे जो जितनी भी ज़राअत हो रही है उसका जो एग्रीकल्चर वेस्ट है और जो पानी है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं वो सारे के सारे इस दरिया में आ रहे हैं। तो वो बेचारा एक हद तक तो ये बर्दाश्त कर सकता है दरिया, लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत ही बुरी है। अब जो ये स्टडी हुई है इसमें एक नए पहलू जो है वो इंडस्ट्री के हवाले से, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इंडस्ट्री हैं वो भी अपना वेस्ट जो है वो फेंक रही हैं। जी बिल्कुल, वो वेस्ट फेंका जा रहा है, आप बता रहे हैं। तो सर, ये दरिया का पानी आलूदा होना या जहरीला होना जो उसके आसपास की आबादी है उसके लिए भी बहुत मनफी असरात रखता है। कितना नुकसानदेह उन लोगों के लिए जो आसपास रहते हैं? देखें, ये बहुत ही नुकसानदेह है। उसकी वजह ये है कि जो ये पानी है ये जाके जो एक्वाफर है, जो अंडरग्राउंड जो पानी है, ये उसका हिस्सा बन जाता है। तो वो जो केमिकल हैं, वो जो मेटल हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आलूदा करते हैं। अब आप अंडरग्राउंड पानी को रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको जो एक बार अगर पानी वो गंदा हो गया है, डाइल्यूशन का जो फैक्टर है वो नीचे काम नहीं आता, उसकी वजह से वो पानी जो है वो ज़िंदगी भर वहाँ पे रहेगा और वो लोग जो वहाँ पे फसलें उगा रहे हैं वो पानी उस फसलों का हिस्सा बन जाएगा। वो लोग जो पानी पी रहे हैं उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सफ़र करेगी, जो इकोनॉमी है वो सफ़र करेगी। तो ये एक बहुत, और इतनी आसानी से ये ठीक भी नहीं होगा। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक वाज़े तौर पर नहीं होगी ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते रहेंगे। आप अंडरग्राउंड पानी को रिप्लेस नहीं कर सकते। सर, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि वो जो लॉन्ग टर्म प्लान है सर वो क्या हो सकता है, इसको अब ठीक किस तरीके से किया जा सकता है? आलूदा तो हो गया, जहरीला भी हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, लेकिन हमें अब गवर्नमेंट को खासतौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या प्लान बनाना चाहिए ताकि इसको जो है जिस तरीके से पॉल्यूटेड किया जा रहा हो रहा है मुसलसल, उसको रोका जा सके? ये इस पे ऑलरेडी प्लान्स जो हैं वो रिवर रावी रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो 2020 और 21 में ये हुकूमत को सबमिट किया गया था और उस पर कुछ जाहिर है कि ख़र्चा है, लेकिन ये है कि वो उस खर्चे से बहुत कम है जो कि हम लॉस जो हमारी इंसानी जानों की जो है वो ज़िया हो रहा है और उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उसका ज़िया हो रहा है। इसको जो एनवायरमेंटल एक्ट है, अगर जितने हमारे पास बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, अगर उन पर सही तरीके से अमल दरामद होता है तो ये मसला जो है वो हल हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक्शन जो है हमें अभी से लेना पड़ेगा, तो हम कहीं जाके अगले 15-20 साल में कुछ इसके जो है मुस्बित जो रिजल्ट जो है वो हमें नज़र आएंगे। अल्लाह रहम करे वाकई में, क्योंकि ये एक बहुत ही परेशान कुन बात है और जाहिर है जब अपने मुल्क की खूबसूरती जिसको हम प्रिजर्व हमें करना चाहिए, जिसका हमें ख्याल करना चाहिए,
जिसके लिए हम लॉन्ग टर्म में नहीं सोचते हैं आगे, और हम अपने कितने दरिया, कितने समंदर, कितनी नहरें और किस तरीके से हम और अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास कोई इस तरह का प्लान नहीं होता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, इसमें देखें जो बहुत सारे इलाकों में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अगर की जाए, और जो इंडस्ट्री है अगर अपना अपना जो भी वेस्ट फेंक रहे हैं अगर वो ट्रीट करके फेंकें, तो वो इंडिविजुअली वो उनके ऊपर शायद उनको इन्वेस्टमेंट कम से कम जो है वो मिले, और वो उससे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये तो उन इंडस्ट्रीज को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। फिर जो नई हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं उनको ये जो भी अर्बन जो लॉज हैं उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, और उनको फॉलो करना भी चाहिए, और उनको भी असर बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये पॉल्यूटेड होता जा रहा है दरिया, ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक सवाल में ज़हन में आ रहा है डॉक्टर साहब, अगर अभी ये बात देखिए इस वक्त ये जिक्र हो रहा है, हो सकता है कोई जो सुन रहे उसके लिए भी ऑब्वियसली अगर ये जो हमने खबर अभी दी है, शेयर की है, आपकी तरफ से तस्दीक भी हो गई है, क्या इस वक्त आपने कहा अभी इसको जो इस स्टेट में पहुंच चुका है 15-20 साल और लगेंगे, अगर हमने आज से सोचना शुरू किया, हम मजीद इससे इस वक्त बचने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ हो सकते हैं, कोई गाइडलाइन, यू बीइंग द एक्सपर्ट प्लीज। जी देखें, इसमें तो आपको एक तो जो है इमीडिएट एक्शंस जो हैं वो ये हैं कि जो एग्जिस्टिंग इस वक्त जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एग्जिस्टिंग सोर्सेज जो हैं वो जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी, उनको जो है ये वाज़ेह हिदायत दी जाएं कि आप अपने जो भी एफ्लुएंट्स हैं और नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उन एफ्लुएंट्स को जब वो अपनी फैक्ट्री से इंडस्ट्रीज़ के बाहर फेंकते हैं तो वो उसको जब तक वो अमल दरामद नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसला रहेगा। अब ये आपने स्मॉग का आपने जिक्र किया ना, हवा जो गंदी हुई है, ये हवा के गंदी होने में भी तो वही इंडस्ट्रीज जो है उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर हम उसको शुरू में ही कंट्रोल कर लें तो वो सारी चीज़ें बेहतर मैनेज हो सकती हैं। तो अभी भी वैसे कवानीन मौजूद हैं, अगर उनको इन्फोर्स किया जाए तो वो बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सब इकदाम उठाने जरूरी हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पंजाब में स्मॉग भी बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, उसको भी कंट्रोल करना है, और जो दरिया रावी का जिस तरीके से हम देख रहे हैं जहरीला पानी होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है, उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। डॉक्टर एजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया, और हम जिस तरीके से देख रहे थे खूबसूरती में बात कर रहे थे लाहौर की, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है और कुछ मुतासर होता है, कोई गंदगी होती है, कुछ आलूदा होता है, तो अफसोस भी बहुत होता है। तो वही वाली बात है, जब हमने दुआ की बात की और जुमेरात का दिन है तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस तमाम जितनी भी नेचुरल खूबसूरतियाँ तूने हमें अता की हैं, पाकिस्तान ज़रखेज़ है इस तरह की खूबसूरतियों से, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी खूबसूरतियों को नज़र ना लगे, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये दरिया, ये समंदर, ये नहरें, ये तमाम चीज़ें हमारी खूबसूरती है। और रखिएगा अपना बहुत ख्याल, क्योंकि शाज़ेब और माया कल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे बराह रास्त, और इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान को परवरदिगार अपने खास हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।